अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सईद और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह नसीब फरमाई और रमज़ान के ये बाबरकत रोज़े हैं, एक के बाद एक यौम सयाम है, एक के बाद एक रोज़ा गुजरता जा रहा है। और ज़ाहिर है वो एक फ़ील जो है जिसको आप कहते हैं कि रमज़ान का एक माहौल अलग होता है। हाँ, सुबह पता चलता है जब हम 7 बजे उठते हैं ना, दोबारा 2 घंटे बाद हमसे पूछो। नहीं तो ठीक है, ये वो फील आ रही है हमें भरपूर। इससे पहले हम रमज़ान ट्रांसमिशन किया करते थे, उसका एक अलग वक्त होता था। वो 4 बजे शुरू होती थी और अफ्तार तक जाती थी। अच्छा, उस वक्त एनर्जी का एक अलग लेवल होता है, सुबह की एनर्जी का एक अलग लेवल होता है। बिल्कुल, जो होता नहीं है ना लेवल। नहीं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो ऑफिसेज की टाइमिंग या स्कूल की टाइमिंग वो सब अर्ली कर दिए जाते हैं और सब जल्दी खत्म हो जाते हैं। हाँ, या अर्ली हो जाते हैं या लेट हो जाते हैं, ये भी ध्यान में रखिए। नहीं, अर्ली हुआ है, मैंने आज तक लेट वाला तो कोई भी नहीं सुना। मैंने तो पंजाब हुकूमत ने तो वैसे 10:30 बजे कर दिए, 10:30 से 4 बजे तक। पंजाब में भाई चिल माहौल चल रहा होगा वहाँ पर, लेकिन ये कि जनरली हर जगह बचपन से लेकर रमजान में हमारे तो खैर स्कूल में लेट हो जाता था, 8:30 लगता था, वैसे 7:40। अच्छा, और अदरवाइज 8:40 समथिंग। तो और छुट्टी जो है वो देर से होती थी या? हाँ, छुट्टी 2:30 बजे तक। सही है, मतलब ये कि टाइमिंग एक्सटेंड होते थे। अच्छा, कभी कभार ये भी होता था पीरियड छोटे हो गए थे। हाँ, तो वो तो होता है ऐसा ही, 40 मिनट्स के बजाय 30 मिनट्स का आपने पीरियड कर दिया। हो जाते हैं, ब्रेक जरा लंबी हो जाती है और वो जो है वो छुट्टी हो जाती थी फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैं चूँकि एक तो ये कि हमारी अपनी एनर्जी जो है वो भी, उसका भी एक अलग अलग लेवल होता है, लेकिन ज़ाहिर है आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपने करना तो है। फ़िक्र माश है, ज़िक्र माश है, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन इबादत के अंदर भी जो फ़ील है, जो एक माहौल है, जनरली वो बदल जाता है। और वो भी आपको हर एक में नज़र आता है। कुछ जैसे ऐसे भी कोताहियाँ करने वाले होते हैं कि जिनकी फ़ील वैसे ही रहती है, तो वो तो अलग बात है, उनके ऊपर तो शैतान का ख़ास एक गलबा, बल्कि शैतान का क्या गलबा, वो शैतान तो कैद हुआ हुआ होता है। ये तो हमारी अपनी कोताहियां, हमारे अपने मसाइल नहीं, अपने होता है तो अहादीस और सब कुछ है ना, बेशक ना करें। लेकिन वो वाला जो उन्होंने कहा, हमारे अपनी हरकतें जो शैतान वाली है वो नहीं, वो बातें जो है वो बिल्कुल सही है कि वो शैतान जिसकी बात उस अहादीस में उनमें वो एक डिफरेंट चीज है। और जो हमारे अंदर का एक लालची, एक बुग़्ज़ से भरा, एक गंदा, और एक जिसको कहते हैं ना कि ऐसा नहीं कि जिसको अशरफुल मखलूकात कहा जा सके एक्चुअल टर्म्स में, तो वो शैतान जो है वो खुलेआम आपको मिलते हैं। आप अपने आसपास देखें, बाजारों में देखें, आप मार्केट्स में देखें, आपको खुलेआम मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब चूँकि हमने हमेशा अपने रोज़ाना के प्रोग्राम में ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मसनून दुआ हम सुनवाएंगे, तो आज के लिए जिस दुआ का हमने इंतखाब किया है, वैसे तो फ़र्ज़ नमाज के बाद बहुत सारे ऐसे मसनून अज़कार हैं जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं कि क्या करना चाहिए फ़र्ज़ नमाज के बाद। और जब आप जनरली मसाजिद में जाते हैं तो बहुत सारी मसाजिद में वो चीज़ें फ़ॉलो हो रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो चीज़ें फ़ॉलो नहीं हो रही होती। तो बेस्ट तो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अज़कार बताए हैं वो फ़ॉलो किए जाए। उसी तरीके से फ़र्ज़ नमाज के बाद की बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, उन्हीं में से एक दुआ का हमने इंतखाब किया है। लेकिन इसमें बुज़दिली से, बुख़ल से, बुढ़ापे की उम्र में जब इंसान कमज़ोर हो जाता है उससे पनाह मांगी गई है, और जो फितने हैं दुनिया के उन सब से पनाह मांगी गई है। ये चारों चीज़ों को इस एक दुआ में समो दिया गया है। बिल्कुल जामे तरीन, बिल्कुल जामे, मतलब हर चीज़ के हवाले से टू द पॉइंट, प्रिसाइज और ऐसी कि फिर जाहिर है हम सब ये बात जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है ना कि वो जो कहते हैं, जो करते हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से ज़ाहिर है उन्हें दिया गया होता है। तो जो दुआ अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई, वो बेहतरीन, जो उनके ज़ुबान मुबारक से निकली, उसके जो अल्फाज हैं, उसका जो मतलब है और उसका जो इम्पैक्ट, जो असर है, वो सबसे बेहतरीन। तो इसीलिए यही जो सिलसिला है हम अपने रोज़ाना के प्रोग्राम में आपके लिए लाते रहेंगे, और रोज़ाना कुछ दुआएं आपके लिए हम लेकर आएंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआएं। अब आगे बढ़ते हैं जी, और ज़िक्र करते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का। अच्छा, सीरत मुबारक की भी ज़ाहिर है उसकी क्या बात करें कि चाहे वाक़यात से भरी पड़ी है, वाक़यात से बड़ी पड़ी है, और एक एक वाक़या ऐसा है कि अगर आप उसे पढ़कर अपनी ज़िंदगी में उसका सिर्फ 1% भी अपनाने की कोशिश करें तो वो जो ज़िंदगी में एक तब्दीली है वो आपको नज़र आएगी। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसके वो जो कहते हैं ना कि मेराज पर पहुँचे हुए हर
बेहतरीन वस्फ के। बिल्कुल। अब हमने उनके रास्ते पर चलकर अपने आप को कामयाब बनाना है। तो आज जिस चीज़ का हम जिक्र करेंगे वो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और उनका ईसार। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही हदीस में ये बात आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी किसी भी चीज़ का सवाल किया गया हो तो कोई ऐसा वाक़या हमें नहीं मिलता कि जिसमें आपने ला कह दिया हो, नहीं कह दिया हो। हमेशा आपने हमेशा जो भी मांगने वाला या जो भी साइल था उसको हमेशा मस्बत जवाब ही दिया। और अगर कभी आपके पास वो चीज़ ना होती तो वो कहीं से लेकर उसको देते या फिर उससे वादा करते कि तुम फला दिन आ जाना हमारे पास। जब ये चीज़ तो हम तुम्हें दे देंगे। ना का मामला नहीं था उनके पास। बिल्कुल। यानी कि जब कोई आपसे मांगने आए तो ये चीज़ याद रखें कि एक तरह से मेरा तो अपना ज़ाती मानना ये है कि अल्लाह मियाँ उसको आपकी तरफ भेजता है। बिल्कुल। वो किसी और की तरफ भी जा सकता है। हज़ारों लाखों लोग हैं दुनिया में, लेकिन अगर आपकी तरफ आया है तो इसका मतलब ये है कि उसको भेजने वाले ने आप ही के पास भेजा है और आपको चुना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरीन से कुछ माल लाया गया और ये काफ़ी ज़्यादा माल था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माल को मस्जिद में डाल दो। जब ये माल मस्जिद में डाल दिया गया, नमाज से आप फारिग हुए, आप उस माल को तकसीम करने लगे और आपने उस माल को मुकम्मल तौर पर तकसीम फरमा दिया। और वो तकसीम करने के बाद जब उसका ज़ाहिर तखमीना जो लगाया गया वो कितना था, 1 दिरहम भी बाकी ना रहा था और ये माल तकरीबन 1 लाख दिरहम था। अब यहाँ पर हम ये भी सुनते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस कदर आजिज़ी से, किस कदर इंतज़ारी से, बग़ैर किसी दौलत की जो है वो हसूल के लिए कोई काम किए हुए गुजारी। लेकिन जब माल उनके पास आता था तो इतना माल भी आता था तो वो सब बांट ही देते थे, कुछ भी नहीं कि अपने लिए रख लें। बिल्कुल। कई वाक़यात मिलते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कई सौ ऊँट अता फरमाए। जहाँ से आपके पास जो माल आता था वो दे देते थे जहाँ से। अदरवाइज भी अगर आप जहन में रखें कि ऐसे भी वक्त आए हैं कि घर में मतलब बहुत सारी खाने को भी एक तरह से जिसको कहेंगे कि नहीं होता था। और ये हम बात कर रहे हैं उस हस्ती की कि अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो उनकी जो ज़ौजा थी हज़रत खदीजा बिल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो उस वक्त की कामयाब तरीन कारोबारी शख्सियत। बिल्कुल। और घर ऐसा कि इतना बांटने की आदत और इतनी देने की आदत और लोगों को भी ऐसा सिखाने की कोशिश की गई कि अपना घर कभी कभी बिल्कुल खाली हो जाता था। बिल्कुल। अच्छा, एक शख्स आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और वाक़या लिखा हुआ है कि उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकरियों का सवाल किया और वो बकरियां इतनी थी कि 2 पहाड़ों का दरमियान का जो जंगल था वो पुर था। ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब उसको दी। वो अपनी कौम में गया और उसने अपनी कौम में जाकर कहा कि ए मेरी कौम, तुम इस्लाम लाओ। अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी सखावत करते हैं कि फ़क्र से नहीं डरते। एक तो डर होता है ना हमारे यहाँ पर, हम सब अगले वक्त क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम दे देंगे तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। बिल्कुल। यहाँ पर वो मिसाल हमारे सामने है कि वो फ़क्र से नहीं डरते थे। और एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोहे अहद को देखा, अहद का पहाड़ एक बड़ा पहाड़ है, तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह बयान है कि एक रोज़ मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और आपने कोहे अहद को देखा तो आपने फरमाया कि अगर ये पहाड़ मेरे लिए सोना बन जाए तो मैं पसंद ना करूँगा कि इसमें से 1 दीनार भी मेरे पास 3 रातों से ज़्यादा रह जाए। बिल्कुल। अब देखिए, बिल्कुल अहद के पहाड़ के बराबर सोना है, लेकिन आपने कहा कि बस ये रखना नहीं है। अच्छा, और एक वाक़या ये भी बड़ा अहम है और बड़ा ख़ास वाक़या है। ये वाक़या ऐसा है कि हमें अपने अंदर ज़रा झांकने का मौका मिलेगा, अपने गिरबान में झांकने का मौका मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये रिवायत करते हैं कि एक काफिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान हुआ। आपके हुक्म से उसके लिए एक बकरी का दूध निकाला गया, वो उसका दूध पी गया। फिर दूसरी बकरी का दूध निकाला गया, वो भी पी गया। हाँ। फिर एक और बकरी का दूध निकाला गया, वो भी पी गया। इस तरीके से 7 बकरियों का दूध उसने पिया। जब वो सुबह उठा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से, उनकी तालीम से मुतासिर हुआ, वो इस्लाम लेकर आया। अब ये दूसरा दिन हो गया है। दूसरे दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जी एक मरतबा फिर अब इसके लिए बकरी का दूध जो है वो लेकर आया जाए। एक बकरी का दूध दोहा गया, वो पिलाया गया उसको, उसने पी लिया। दूसरी बकरी का दूध लाया गया तो वो ना पी सका।
अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मोमिन एक अंतड़ी से खुराक अपने अंदर लेता है या दूध पीता है या जो भी खुराक जाती है, मोमिन के लिए वो एक अंतड़ी है, और काफिर 7 अंतड़ियों से पी रहा होता है, उसके अंदर हवस ज़्यादा होती है, और मोमिन जो है उसे कनात का हुक्म दिया गया है। ये जो पेट है ना, ये चंद लुक़मों से भर जाता है। बिल्कुल, और इसकी एक और भी बड़ी मशहूर हमें मिलती है इसी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़िंदगी से, जो हमें मिलता है कि हमेशा कुछ मतलब वो खाते हैं ना, कोई खाता है तो हम इतना खा लेते हैं कि फिर उसके बाद हमसे बैठा नहीं जा रहा होता, हाँ। लेटा नहीं जा रहा होता, अजीब सी एक कैफियत में होते हैं। हमेशा उनका फरमान ये था कि थोड़ी सी कसर बाकी रह जाए उस वक्त अपना हाथ रोक लो। बिल्कुल, मतलब इतना ना खाओ कि हलक तक भर जाओ और फिर कै आने लग जाए, इतना खाओ कि थोड़े लुकमे रह जाएं, उसको छोड़ दो। अब ये नहीं मतलब कि प्लेट में छोड़ दो, हाँ। प्लेट में जो डाला है वो खत्म करो, उसमें देखें वो कहते हैं आखिरी नवालों में बरकत होती है, लेकिन डालो भी इस तरह कि आपको पता हो कि हम ये कितना खाऊंगा मैं, बिल्कुल जाया ना करो, फुल कर लेते हैं, खुराक जाया ना करो बेसिकली, लेकिन उतनी भूख अपने अंदर रहने दो कि 4-5 नवाले आखिर में रह जाएं, इतनी भूख अपने अंदर बाकी रखो। बिल्कुल बिल्कुल, ये था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त और फयाजी का कुछ बयान। अब चलते हैं जी हम 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ और आपको दिखाते हैं कि दुनिया में न्यूज़ में क्या हो रहा है। इस्लामाबाद में किसी इज्तिमा या सियासी रैली की कवरेज पर पैमरा की पाबंदी। सिंध के 15 अजला के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। आसिफ जरदारी की दुबई में सर्जरी, तबीयत में बेहतरी आने लगी। पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त, अफगानिस्तान ने सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। रमज़ानुल मुबारक के दौरान लोगों को सिर्फ एक बार उम्रे की इजाज़त होगी, सऊदी वज़ारत हज। रूस बेलारूस में टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार नस्ब करेगा, रूसी सदर पुतिन। नेटो और यूरोपीय यूनियन ने रूस के बेलारूस के साथ जौहरी हथियार रखने के मुआहदे को खतरनाक करार दे दिया। ट्रंप का 2024 के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज, कैपिटल हिल हमले में मुलव्विस कारकुनान का दिफा। एलॉन मस्क ने ट्विटर की कदर में 50% से ज्यादा कमी का एतराफ़ कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वज़ीर दिफा को बरतरफ कर दिया। इसराइल में शदीद मुजाहिरे। और जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 की तारीख का सबसे बड़ा 259 रन का हदफ हासिल कर लिया। ये थी 60 सेकंड न्यूज़। आप देखें दुनिया भर में क्या क्या हो रहा है और बड़ी अहम न्यूज़ है। ज़ाहिर है एक तो जरदारी साहब की तबीयत चले बेहतर हो रही है, अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है, उनकी सर्जरी हुई है। फिर ये आप देखें कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, अफ़गानिस्तान ने उसको हरा दिया, अजीब एक मामला था। मैं तो बस आधे मैच के बाद बंद करके बस टीवी बंद कर रहा था, फिर मैंने कहा कि ये तो मामला कुछ ज़रा पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ लग रहा है, फिर रुक गया और फिर आखिर में जो है वो फिर हार गया। तो आगाज ही ऐसा हुआ था कि एक विकेट, दूसरा विकेट, तीसरी विकेट, ठक गिरती चली जा रही थी। अच्छा, उससे बेहतर वो मैच था साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का। आप मेरी तवज्जो इस तरफ देखा करें, आपको पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है। वो पहले खत्म हो गया था, वो फारूकी आया और वो बोल्ड किए जाएगा, और बस पहली दफा ऐसा हुआ कि फारूकी साउथ अफ्रीका जो है वो कमाल टीम है, उसने साबित किया। वनडे में भी सबसे ज्यादा रन चेज जो था उसने करके मैच जीता था, 438 रन बनाए थे, मैच जीता था सेकेंड इनिंग में। और इस मरतबा भी 259 का जो टारगेट था वो उन्होंने अचीव किया, T20 में हाईएस्ट टारगेट पे। जबरदस्त खिलाड़ी हैं। फिर इसराइल में देखें आप, मुजाहिरे हो रहे हैं, बड़ा एक शोर शराबा चल रहा है भाई। तरफ भी मुजाहिरे हो रहे हैं भाई जी। फ्रांस के मुजाहिरे आप देखें तो आगे लगी हुई हैं, लोग जो है हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ पे कोई मुजाहिरे नहीं हो रहा। हमारे यहाँ हो गया है ना, अब आज होगा, आज देखते हैं कि हमारे मुजाहिरे जो है वो ना हो हमारे मुल्क में। हमारे यहाँ मुजाहिरों का पता नहीं चलता, दरअसल पैमरा की पाबंदियां इतनी हैं, हमें क्या पता, हमें क्या पता हो रहे हो कहीं। मेरे ख्याल में ट्रेंडिंग स्टोरीज की तरफ जाएं। मैं आपको बताती हूँ, करप्शन करने दें इस दुनिया में, करप्शन करने दो। ये जो एक लेटर आया है उसमें बेसिकली शहबाज शरीफ साहब से, मियां साहब से मांगा मुबैना तौर पे लेटर है, इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई अभी, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ा गर्दिश कर रहा है। बिल्कुल, अच्छा वो गर्दिश इसलिए भी कर रहा है कि ऊपर उसके जो हेडर है और वो सारा जो एक है बाकायदा तौर पे, वो तो एग्जैक्टली वही है जो कि उस इदारे का है जिधर से उसको लिखा गया है। अच्छा, कहते हैं कि महंगाई और करप्शन का चोली दामन का साथ है,
और पता नहीं ये कितना सच है, महंगाई के साथ करप्शन का ताल्लुक है इतना या नहीं है, लेकिन बहुत सारी और चीज़ों के साथ करप्शन का ताल्लुक है। चोली दामन के साथ इंसाफ ना होना और करप्शन होना, ये भी बड़ा चोली दामन के साथ है। अच्छा, जब घर में दाने पूरे ना हो तो फिर बड़े बड़ों का ईमान जो है वो भी मुतज़लज़ल हो जाता है। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है नज़र आ रही है कि जहाँ अफरात ज़र जो है वो 46.65% की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँचा है। और इस अफसोसनाक सूरत हाल में एक ऐसा वाक़या हुआ है कि जिसने सबको हैरान कर दिया है। FBI इनलैंड रेवेन्यू जो है उनके एक मुलाजिम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मुबैना तौर पर एक दिलचस्प ख़त लिख मारा है और उन्होंने लिखा ये है कि मेरे घर के अखराजात 1,10,000 रुपये हैं और 1,10,500 रुपये हैं, जबकि तनख्वाह जो है वो मेरी इससे बड़ी कम है। अब अगर आप तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते मियाँ साहब तो मुझे करप्शन की इजाज़त दे दें ताकि मैं घर चला सकूं। ये उन्होंने मांगा है, वज़ीर आज़म साहब से इजाज़त मांगी है इस चीज़ की। और मुलाजिम ने ये मुतालबा भी किया है कि FBI इनलैंड रेवेन्यू जो है मुलाजमीन के लिए एग्जेक्टिव अलाउंस फराहम किया जाए वहाँ पर। इस मुलाजिम का और इसके मुतालबे का ये क्या बना, इसके बारे में तो अब वक्त ही बताएगा। अब वो पता नहीं ये कौन बंदा है, क्या है, वैसे कुछ चीज़ हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पे है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। क्योंकि हो क्या रहा है कि वो जो होता है ना, हम दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे, हम मुल्क में करप्शन की इजाज़त नहीं देंगे, तो ये अक्सर हमारे हुक्मरानों की तरफ से बयान आते रहते हैं। तो इसने कहा भाई इजाज़त ही मांग लो पहले, ताकि भाई वो कोई टेंशन ही ना रहे। इजाज़त के बगैर वैसे इसको करना पड़ेगा काम, अगर ये करना है तो अल्लाह ना करे ये करे कभी इस तरह का काम, लेकिन होना है इसको इजाज़त के बगैर है। इजाज़त तो नहीं मिलती है, लेकिन दुखड़ा बेचारे ने बयान किया है। हाँ, इजाज़त नहीं मिलती, बस आप करप्शन सिर्फ 39.99 वो क्या था करोड़ रुपए की करना ना, ज्यादा मत करना। तो 50 करोड़ वाली तो फिर नैब में आ जाएगी ना। वही कह रही हूँ, इसीलिए उससे कम की करना तो बचत हो जाए शायद। शिफा, आप उल्टे सीधे मशवरे ना दें। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम के हवाले से कोई इस तरह की बात लोग करें कि शिफा लोगों को इस तरह के मशवरे दे रही। पार्लियामान वाले ये तो कानून बना रहे हैं, वो ठकाठक कानून बना रहे हैं। मैं तो उनके कानून को प्रमोट कर रही हूँ जो वो लेजिस्लेशन करे। बिल्कुल 50 करोड़ से ज्यादा का जो है वो नैब पकड़ेगा। हाँ, नैब पकड़ेगा, उससे कम वाला कोई और पकड़ेगा ना शायद, फिर ऐसा होगा। कौन कोई और? मुझे नहीं पता, पुलिस पकड़ेगी, कोई ना कोई तो पकड़ेगा ना। पकड़े ना पकड़े, यहाँ पे कोई ऊपर अल्लाह तो पकड़ना है ना। तो पकड़ होगी भाई, ऐसी उसका सोचे। बिल्कुल। अच्छा, चले मैं आपको एक और खबर की तरफ लेकर चलता हूँ। अगर आप हज पर हो रहे हैं या उम्रे पर रवाना हो रहे हैं तो फोटोग्राफी में एहतियात करें, क्योंकि हज और उम्रे की वजारत जो है सऊदी अरब की, उन्होंने फोटोग्राफी करने वाले हुजाज कराम के लिए हिदायत जारी की है। अच्छा। मक्का की जो मस्जिद हराम है, मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी, उनकी हरमत बरकरार रखने के लिए यहाँ पर तस्वीर या वीडियो बनाने के मुतालिक ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। और आप देखते हैं ना अक्सर हर आदमी लगा हुआ है भाई, वो सेल्फियाँ बना रहे हैं वहाँ जाके। कुछ खुदा का खौफ करो भाई। अच्छा, वो ठीक है, यादगार है जो भी है, लेकिन मतलब आप उससे दूसरों को भी कितना डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, प्राइवेसी दूसरों की भी मुतासिर हो रही होती है। मुझे तो उससे बड़ी तकलीफ होती है। देखिए, तस्वीर कोई खींचता है, एक आधी तस्वीर से चलो खींच लो, कोई नहीं मसला, ऐसा बच्चों को भेजनी है, किसी का और दिल चाह रहा है, चलो ठीक है। लेकिन वो जो होता है ना, जो आप सजदा लगा रहे हैं, सजदा कर रहे हैं और पीछे से बज पड़ा ट्रना ना 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 ट्रना, और ये वाली ट्यून बजती है। कोई भी ट्यून, जरूरी नहीं है कि आप उसको एक्सप्लेन डेमोंस्ट्रेट करके बता रही हूँ कि कैसी ट्यूनें बजती हैं। और इसमें तो अभी कवालियां और मैंने वो गाने, इंडियन गाने और पाकिस्तानी गाने और वो तो शामिल नहीं किए अभी। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र करें मैंने वो गा के नहीं सुना है। रमजानुल मुबारक चल रहा है, इसका मैंने ये भी एक जहन में रखा है। लेकिन इंसान सख्त तंग होता है। आप मसाजिद में होता है अक्सर, जाते हैं नमाज में, मसाजिद में अक्सर होता है ये। आप जाएं वो ऐसी एक ट्यून बजती है, साइलेंट कर दिया करें। साइलेंट का ऑप्शन होता है मोबाइलों में। हाँ, अच्छा, तो मैं उसकी गाइडलाइंस बताऊं आपको। अब इन गाइडलाइंस के मुताबिक किसी दूसरे शख्स से इजाज़त लिए बगैर उसकी तस्वीर नहीं ली जा सकेगी। अगर कोई नमाज में मसरूफ़ है तो उसकी तस्वीर उतारने की भी इजाज़त नहीं होगी। उसके अलावा ये ऐलान भी किया गया है कि रमज़ान के दौरान सिर्फ एक बार उम्रा करने की इजाज़त होगी, और इसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को उम्रा करने का मौका फराहम किया जाए। और वजारत ने हिजाज कराम से कहा है कि वो उम्रा करने के लिए उनकी एक ऐप है, नस्ख ऐप, उससे लाइसेंस हासिल करें। कोई अपना उम्रा मनसूख करना चाहता है तो वो इसी ऐप के ज़रिए ऐसा कर सकता है और बाद में वो दोबारा उसका लाइसेंस हासिल कर सकता है। तो ये ऐप उन्होंने लॉन्च कर दी है। इस ऐप से आप उम्रा करने के लिए जा सकते हैं। आपकी सारा प्रोसेस जो है वो ये करेगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग आते हैं और हमेशा ये होता है रश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उन्होंने उसको एक सिस्टमेटिक काम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको एक और खबर भी सुनाएं कि राशन बट रहा है जी। और राशन तो बट रहा है, आटा बट रहा है, लोग मर रहे हैं। वो नहीं मैं बात कर रही, मैं पाकिस्तान की नहीं बात कर रही हूँ। क्या हो गया आपको? मराकश में राशन बट रहा है और बांटने का बड़ा जबरदस्त उन्होंने तरीका आप ये फिर लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि मराकश जाके राशन ले लो।
ऐसे मशवरे ना दें शिफा। मराकश, अब किसी का बसने का मूड हो जाए अगर मराकश में तो जाके बस जाए। देखिए किंग शशम जो है ना, वहाँ के बादशाह मोहम्मद शशम जो हैं, उन्होंने रमज़ान के नाम से जो है वो 1444 नाम से जो है रमज़ान में यौम यकजहती, कौमी यकजहती के लिए जो मुहिम है वो शुरू कर दी है। और इस मुहिम का मकसद जो है वो ज़रूरतमंद अफराद की मदद करना है। अब 38 मिलियन डॉलर के फंड से शुरू की गई ये मुहिम है और 10 लाख ख़ानदानों के 50 लाख अफराद को मदद फराहम करेगी। ये गुज़िश्ता बरस की अगर मुहिम की हम बात करें तो उसमें 6 लाख ख़ानदानों का टारगेट बनाया गया था और इस मुहिम का दायरा जो है 83 सूबों पर फैला हुआ होगा। 83 सूबे? मराकश के 83 सूबे? हाँ, छोटे छोटे होंगे मेरा ख्याल है वो। हाँ आप बताएं, मैं जरा मराकश का रकबा चेक करूं। उनका वो सूबों का सिस्टम जो है वो ज़्यादा है, यूनिट्स बेसिकली जिसको हम कहते हैं ना, वो ज़्यादा है। अच्छा, इसमें 77% अफराद जो है उनका ताल्लुक देही इलाकों से है और इस सिलसिले का आगाज़ 1998 से हुआ है। इतनी पुरानी ये जो है इनका मंसूबा है और पहले साल 34,100 ख़ानदानों की इमदाद की गई थी और बढ़ते बढ़ते ये तादाद 10, मतलब अब अगर हम बात करें इस बरस 10 लाख तक जा पहुँची है। और इस मुहिम में ख़ानदानों के सरबराहों को खुराक की थैलियाँ तकसीम की जाएंगी। अभी आप देखें कि किस तरह से इन्होंने रखी हुई हैं। ये यहाँ पर इनका इफ्तिताह हुआ, मोहम्मद शशम जो हैं, बादशाह मोहम्मद शशम इन्होंने किया और मुल्क भर में 1800 पॉइंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं बेसिकली, जहाँ पर ये इमदाद जो है वो दी जाएगी। खुराक की थैलियों में अशियाए ज़रूरिया शामिल की गई हैं और इस साल बादशाह ने खुराक का मयार जो है वो बेहतर बनाने का भी हुक्म दिया है कि मज़ीद बेहतर बनाया जाए इसको। अच्छा, इसके बाद इसमें जो है वो इनके इस ऑर्डर के बाद इसमें चावल, दूध को भी शामिल किया गया है। पिछली दफ़ा इस चीज़ की जो थी इसमें कमी रह गई थी, तो लोगों को भी महसूस हुआ कि भाई चावल और दूध भी होने चाहिए, वो भी एक पूरी न्यूट्रिशियस वैल्यू रखते हैं। तो उन्होंने फिर अब इस दफ़ा चावल और दूध भी इन राशन थैलियों में शामिल किए। तो ये लैंड एरिया आ रहा है 446 किलोमीटर स्क्वायर, उसमें उन्होंने बना लिए 83 सूबे। चलो, अच्छा फ़ायदा हो रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी चल रही है सही तरीके से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहर जो है वो छोटे होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है वो उसके हवाले से जो मैनेजमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ईजी हो जाती है। और नए शहर आबाद करो, नए शहर आबाद ये भी उन्होंने फरमाया है। तो हम तो उनकी मतलब तो कराची को बड़ा किए जा रहे हैं, बढ़ता चला जा रहा है। की हालत देखें आप, लाहौर को देखें, हर शहर को हम बड़ा किए चले जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि पसमानदगी दूसरे इलाकों में बढ़ रही है। इन्हीं बड़े 4-5 शहरों में यूनिवर्सिटियां भी बनती हैं, अस्पताल भी बनते हैं, मार्केट्स भी बनती हैं, लोग रोजगार के लिए भी इधर ही आते हैं, वो शहर खाली भी हो जाते हैं, ना उधर कोई डॉक्टर जाता है। इंसान तो बस रहे हैं ना, तो ना उधर कोई डॉक्टर जाता है, ना उधर अस्पताल बनते हैं। तो आप जरा सोचें कि जो हदीस मुबारका से हमें सबक मिलते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं है, उनके पीछे पूरी साइंस जो है वो मौजूद है, अगर आप पढ़ने की और समझने की जहमत कर लें तो। चलो जी, वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक और बड़ी शख्सियत की बात करते हैं जी, सर सैयद अहमद ख़ान, उनका आज यौम वफ़ात है। और जब भी हम तहरीक पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसके जो बुनियादी जो रहनुमा हैं, जिनकी वजह से बहुत सारा जो है वो इस पूरी यूँ कह लीजिए कि बर्रे सग़ीर में बसने वाली जो मुसलमान कौम थी, उनके अंदर एक तब्दीली आई, उसमें सर सैयद अहमद ख़ान साहब का नाम आता है। और सर सैयद अहमद ख़ान साहब के बारे में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो कि उनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है हम सब के लिए, और बड़ी कुछ यूनिक बातें भी है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले आपको बताते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान साहब जो हैं वो 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में पैदा हुए और उनका जो घराना था उस दौर की अशराफिया से ताल्लुक़ रखता था बाकायदा तौर पे। और वालिद सैयद मुत्तकी मोहम्मद जो हैं वो मुग़ल बादशाह शाह आलम सानी के ज़ाती मुशीर थे। नाना जो थे वो ख्वाजा फ़खरुद्दीन अकबर शाह सानी के दरबार में वज़ीर थे और दादा जो थे वो सैयद हादी बादशाह आलमगीर सानी जो हैं उनके दरबार में मुंसलिक उनसे वो रहे। अच्छा, जब सर सैयद अहमद ख़ान साहब 22 बरस के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद घर के माली हालात ज़रा बिगड़ने लगे। उस दौरान वो जान गए थे कि अब हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाहों का दौर ख़त्म होने को है और इसलिए उन्होंने रिश्तेदारों के मना करने के बावजूद शाही दरबार से क़त्अ ताल्लुक़ किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया, आगरा की अदालत में
क्लर्क की जॉब कर ली उन्होंने और 1940 में वो तरक्की करते करते वहाँ पर मुंशी के ओहदे पर फाइज हो गए थे। बिल्कुल। अच्छा, जब 1857 की जंग आज़ादी का आगाज़ हुआ तो सर सैयद बजनौर की जो अदालत है उसमें चीफ असेसमेंट ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे और इस जंग में उनके मामू समेत कई करीबी जो अजीज़ हैं वो कत्ल हो गए और सर सैयद ने खुद को ख़तरे में डालकर बहुत से अंग्रेज़ ख़ानदानों की ज़िंदगी बचाई थी। अच्छा, अब एक रात ऐसा हुआ कि बजनौर के हालात बहुत ख़राब थे तो सर सैयद मेरठ जाने के लिए निकले। अब रास्ते में 2000 मुसल्लह अफराद ने उन्हें घेर लिया, वो उन्हें कत्ल करना चाहते थे, लेकिन बख्शी नामी एक शख्स था जिसने सर सैयद की जान बचाई। यहाँ से फिर वो निकले, चांदपुर पहुँचे, कई हज़ार अफराद ने उस हवेली को घेरा जहाँ पर वो मुकीम थे। चांदपुर के रईस थे मीर सादिक अली खान, उन्होंने वहाँ पहुँचकर उनकी जान बचाई थी। फिर जब वो मेरठ पहुँचे तो उनकी जेब में 6 पैसे थे और उन फटे पुराने कपड़ों के सिवा उनके पास कुछ नहीं था जो कि उन्होंने पहना हुआ था। उनकी वालिदा दिल्ली में थी। मुसल्लह जत्थे जो थे उनकी हवेली पर जब हमला आवर हुए तो सर सैयद की वालिदा और खाला वो एक लावारिस बुढ़िया की कोठरी में छुप गई। वहाँ 8 दिन खाने पीने को कुछ ना मिला, घोड़े का जो दाना होता है वो खाती रहीं और फिर वो भी ख़त्म हो गया। जब सर सैयद अपनी वालिदा को तलाश करते हुए वहाँ पर पहुँचे तो वो 3 दिन से भूखी प्यासी थी और सर सैयद फिर उन्हें बजनौर लेकर आई, लेकिन वो फिर ऐसी बीमार हुई कि चंद रोज़ के बाद उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, उन्होंने 1859 में असबाब बगावत हिंद के नाम से अपनी किताब शाया की जिसमें जंग आज़ादी की वजूहात का जायज़ा उन्होंने लिया। अच्छा, इस किताब में उन्होंने इस जंग का ज़िम्मेदार जो है वो अंग्रेज़ों को करार दिया और इन हालात में ये बात कहना बहुत ख़तरनाक और दिलेरी की बात हुआ करती थी जब वो उस किताब को लिख रहे थे और जब उसको शाया कर रहे थे। अच्छा, फिर बरतानिया में साइंसी इल्म को फैलाने में रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड का बड़ा बुनियादी किरदार है। तो सर सैयद ने उसी रिवायत की पैरवी करते हुए 1864 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ कायम की, जहाँ पर साइंसी मौज़ूआत पर लिखे हुए अंग्रेजी मवाद का उर्दू तर्जुमा किया जाता था। फिर 2 साल बाद उनका तबादला अलीगढ़ हो गया तो उन्होंने सोसाइटी का हेड ऑफिस भी अलीगढ़ में मुंतकिल कर दिया था। अच्छा, 1867 में ये झगड़ा शुरू हुआ और झगड़ा ये था कि उत्तर प्रदेश की सरकारी ज़बान उर्दू होनी चाहिए या हिंदी होनी चाहिए, ये सवाल उठा। सर सैयद ने उर्दू ज़बान के हक़ में लिखना शुरू कर दिया और इसी मसले के बायस उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि मुसलमान और हिंदू 2 मुख्तलिफ कौमें हैं। 1869 में उन्होंने बेटे समेत फिर इंग्लैंड का दौरा किया था। 17 माह वो वहाँ पर क़याम पज़ीर रहे थे। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंग्रेज़ों की तरक्की में जो किरदार था उसका उन्होंने जायज़ा लिया और फिर अलीगढ़ कॉलेज का जो ख्याल था वो वहीं से उनके जहन में आया था। 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कायम किया। 2 साल बाद फिर उसे कॉलेज बना दिया गया था। सर सैयद को इस कॉलेज से इश्क था और उन्होंने इस कॉलेज के क़याम के लिए जिस तरह मेहनत से चंदा इकट्ठा किया उसकी भी तारीख़ पढ़ने के काबिल है। लेकिन 1895 में जब उन्हें मालूम हुआ कि उनका काबिल एतमाद शख्स शाम बहादुर लाल जो है, शाम बिहारी लाल जो है वो इस रकम का बड़ा हिस्सा गबन कर गया है तो उन्हें ऐसा सदमा हुआ जो 3 साल बाद वफ़ात के वक्त तक उनके साथ रहा। और शाम बिहारी लाल के ख़िलाफ़ उन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया था तो फिर उस शख्स ने जहर खा के ख़ुदकुशी कर ली थी। सर सैयद की वफ़ात के बाद उस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था और 27 मार्च 1898 में सर सैयद अहमद ख़ान साहब का इंतकाल हुआ था। ये थे तहरीक पाकिस्तान के तहरीक आज़ादी के अजीम रहनुमा सर सैयद अहमद ख़ान साहब। अच्छा जी, अब हमारे ज़रा शहरों की तरफ हमारे जाने का प्लान है। शहरों की तरफ जाने का प्लान है और वो प्लान इसलिए है कि एक तरफ बहुत कुछ हो रहा है एक्चुअली। एक तरफ सस्ते बाज़ार लग रहे हैं आवाम की खिदमत के लिए, दूसरी तरफ फ्री आटा पॉइंट्स जो हैं या सस्ता आटा पॉइंट्स जो हैं वो बायकॉट हो रहा है, वो एस्टैब्लिश भी कहीं किए जा रहे हैं और कहीं उसका बॉयकॉट भी हो रहा है। कहीं सब्जियों का बायकॉट हो रहा है कि भाई ये तो कीमतें आसमानों से बातें करें। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो पेशी है इस्लामाबाद की तरफ वो रवा दवा है, तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले कराची चलते हैं। शिराज अहमद साहब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। फ्रूट बॉयकॉट मुहिम चल रही है जी कराची में। अस्सलाम वालेकुम शिराज साहब। वालेकुम अस्सलाम। शिराज साहब बताइए जी, कराची में ये जो फ्रूट बॉयकॉट मुहिम है इसका क्या रिस्पांस आया है और इसका कोई फ़र्क पड़ा है? जी बिल्कुल, माह रमज़ान की आमद के साथ ही हमने देखा था कि अशिया ख़ुरूनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा था और ख़ास करके फल और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी और जिसके बाद आवाम की पहुंच से इन अशिया का हुसूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुश्वार दिखाई दे रहा था। हम सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से ये मुहिम जारी है और बायकॉट किया जा रहा है फल और सब्जियों का और यही ऐलानात और यही मैसेजेस एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं कि इस मुनाफाखोरी के ख़िलाफ़ सबको जो है वो मुत्तहिद होना पड़ेगा।
रहेगा, क्योंकि मंडियों की जो कीमतें हैं और जो मार्केट की कीमतें हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। फलों की अगर बात की जाए तो शहर कायद में 350 से 400 रुपये फ़ी दर्जन सिर्फ केले जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे थे, जिसकी कीमत अब तकरीबन 200 से 250 रुपये आ गई है। इसके अलावा सेब 250 से लेके 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा था, अब उसकी कीमत में भी कुछ कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि दीगर फलों की कीमतों में भी कमी देखी जा रही है। इसी तरह प्याज 150 से 180 रुपये किलो पे फ़रोख्त हो रही थी, आज इसकी कीमत जो है वो 120 रुपये कोट की जा रही है, जबकि आलू 60 रुपये और टमाटर 80 से 100 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं मार्केट में। कैंपेन तो चलती रहती है, इससे पहले भी कई दफ़ा अनाउंसमेंट होती रही है, लेकिन जो रिस्पॉन्ड हमें मिलना चाहिए था वो तो शायद हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बहुत सी जगहों पर जो डिमांड एंड सप्लाई का फ़र्क है वो हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ सीजन के इशूज़ हैं, कुछ जो है वो फसलें तबाह होने की वजह से जो सब्जियां हैं उनकी कीमतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन ऐसे में जहां सार्फिन को ये बार बार यकीन दिलाया जाता है इंतज़ामिया की जानिब से कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां बना दी गई हैं, जो टीमें हैं वो वक्तन छापे मारेंगी, जुर्माने करेंगी और शहरियों को सस्ते दामों माह रमज़ान में जो अशिया ख़ुरूनोश है वो फराहम करेंगी, लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स हमें दिखाई देती है। तमाम तरह अशिया, चाहे वो खाने पीने की अशिया हों या दीगर, लाहौर की तरफ भी जाने दीजिए। लाहौर अजीब ही मामला है, लोगों का मुझे समझ में नहीं आता। आप महंगा खरीदने के लिए राजी हैं, 3 दिन 4 दिन का बॉयकॉट करने के लिए राजी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है? मतलब आप बाकी कुछ खा लें, जरूर फ्रूट चाट नहीं खाएंगे तो रोजा फ्रूट ही खाना है और मैं मर जाऊंगा और मैं सारी चीजें अपनी सारी जमा पूंजी लगा दूंगा, लेकिन मैं फ्रूट जरूर खरीदूंगा। खुदा का खौफ कर लो यार, खुदा का खौफ कर लो। रोजा फर्ज है, फ्रूट फर्ज नहीं है। बिल्कुल। क्यों नहीं समझते ये बात कि आप लोगों ने अगर बॉयकॉट करेंगे आप तो ही उसका कुछ इम्पैक्ट होगा। अच्छा, लेकिन तो गवर्नर साहब भी ये बात कर रहे हैं, गवर्नर साहब कामरान ठसोरी जो हैं गवर्नर सिंध, वो भी यही बात कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपकी जो आपका नहीं ख्याल रखा जा रहा, डीसीएसी काम नहीं कर रहे, बॉयकॉट कर लें, बिल्कुल चीज ही खरीदे ना आप। खैर, अच्छा, लाहौर की तरफ चलते हैं। लाहौर में सस्ते बाजार और आटा पॉइंट्स की क्या सूरत हाल है, जानते हैं। हमारे साथ नवाज सांगड़ा साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, लाहौर में सस्ते बाजारों की क्या सूरत हाल है और आटा पॉइंट्स की क्या सूरत हाल है? कुछ इंतजामात बेहतरी की तरफ गए हैं या नहीं? अगर हम देखें कि जो सस्ता आटा, जो फ्री आटा हुकूमत की तरफ से मुहैया किया जा रहा है, उसके इंतजामात में इंतहाई मामूली कमी आई है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने विज़िट किया, सीएम पंजाब जो है, सेक्रेटरी फूड हैं, कमिश्नर लाहौर जो है वो मुसलसल जो आटा पॉइंट्स हैं उनको विज़िट कर रहे हैं, लेकिन उसमें मामूली सी जो है वो बेहतरी आई है। लेकिन अभी भी जो है लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जब भी 8070 पर SMS करते हैं तो बहुत सारे शहरी जो हैं उनको आगे से SMS मौसूल होता है कि आप आटा लेने के अहल नहीं हैं। उसके बाद जब वो शख्स वहाँ से नायल हो जाता है तो वो पैसे पकड़ता है और आम मार्केट में जाता है कि उससे वहाँ से जो है वो आटा मिल सके। लेकिन अलमिया ये है कि इस वक्त मार्केट में जो महंगा आटा है वो बिल्कुल दस्तयाब ही नहीं है। सस्ते आटे से जब आपको वहाँ से इनकार होता है कि आप अहल नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं, लोगों को शदीद जो है वो दुश्वारी का सामना भी है, तो उसके बाद महंगा आटा जो है जो 648 रुपये आज से एक हफ्ता पहले था, अब वो है वो 1158 रुपये कर दिया गया, लेकिन 1158 रुपये में वो मार्केट में दस्तयाब ही नहीं है। अगर कहीं पे आपको मिल भी जाता है तो वो आटा जो 1158 रुपये में मिलना चाहिए था सरकारी रेट के मुताबिक, बताएं। कहीं पे भी जो है वो महंगा आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। उसके अलावा जो फ्लोर मिल का 15 किलो का आटे का थैला है वो 1700 रुपये से बढ़कर इस वक्त 2300 रुपये तक जो है वो चला गया है। उसके बाद जो है चक्की आटा उन्होंने भी अपना रेट बढ़ा दिया है और वो 160 से 70 रुपये जो है वो लाहौर में इस वक्त फरोख्त हो रहा है। जिसके बाद जो है जो लाहौर आटा चक्की एसोसिएशन है उसकी जानिब से रेट बढ़ाने के बाद और फ्लोर मिल का आटा महंगा होने के बाद जो है वो जो नान रोटी एसोसिएशन है उन्होंने रोटी का रेट जो है वो 15 रुपये से बढ़ाकर इस वक्त जो है वो 25 रुपये करने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से उनकी निगोशिएशन जो है वो डीसी ऑफिस के साथ चल रही है। जब महंगा आटा दस्तयाब नहीं है तो इस हवाले से फ्लोर मिल एसोसिएशन के देखते हैं निगोशिएशन कहाँ तक जाती है। वैसे तो हर मामला निगोशिएशन से ही सॉल्व होता है। जीशान काका खेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से, उनसे हम बताते हैं। जीशान साहब, आप बताइए पेशावर में क्या सूरत हाल है आटे की डिस्ट्रीब्यूशन और सस्ते बाजारों की?
जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए सूबाई हुकूमत ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो ऐलान किया था कि मुफ्त आटा दिया जाएगा, एक ख़ानदान को 30 किलोग्राम के 3 जो है यानी 10 किलोग्राम के 3 तेले दिए जाएंगे। तो इसी के तहत जो है खैबर पख्तूनख्वा भर में जो इब्तदाई तौर पर मनसूबाबंदी की गई कि 57 लाख ख़ानदान जो है इस पैकेज से मुस्तफ़ीद होंगे और इसीलिए 7,600 पॉइंट्स कायम किए गए। लेकिन अगर पेशावर की बात की जाए तो पेशावर में तकरीबन 800 के करीब पॉइंट्स कायम करने का फैसला किया गया था, जो ताहम 500 के करीब पॉइंट्स तो कायम हो सके, लेकिन 300 पॉइंट्स अब भी जो है कम है, जिसकी वजह से अक्सर औकात रश देखने को मिलता है, लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है, बदइंतजामी भी कई से रिपोर्ट होती है। इस वक्त हम हज़ारख्वानी पार्क में खड़े हैं और यहाँ पर शहर का सबसे बड़ा जो है वो आटा सेल पॉइंट कायम किया गया है। यहाँ पर 1200 के करीब जो है वो 12,000 के करीब जो तेले हैं वो दिए जाएंगे फी खानदानों को। अब तक जो है पेशावर के लिए 5,1400 मेट्रिक टन गंदम जो है वो जारी किया गया है, जिसके तहत जो है 3,46,010 किलोग्राम के तेले जो है वो डीलर्स को दिए गए हैं और वो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट तो मिल रहा है ये लोगों को है उनको नहीं मिल रहा, जिस तरीके से हमने अभी देखा जी, क्या लोगों को ये मिल रहा है आटा या नहीं मिल रहा? देख सकते इस वक्त हम हज़ारख्वानी में मौजूद है और सुबह से ही जो शहरी है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन ताहाल इनको आटा देने का जो सिलसिला है और अमल है वो जारी नहीं हो सका है। इस वक्त ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो बाकायदा तौर पर आटा देने का सिलसिला है वो शुरू होगा और उनको आटा मिलेगा। ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, रोज़ा भी है, धूप भी निकल आ चुकी है, तो इसलिए ये जो शहरी है हमारे साथ मौजूद थे और ये बता रहे थे कि जी ये लोग आए हुए हैं और अब आटे की डिस्ट्रीब्यूशन का जैसे ही मामला शुरू होगा, लाइनें लगी हुई हैं, आवाम जो है वो आटे की डिस्ट्रीब्यूशन का इंतज़ार कर रही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हमारे तमाम नुमाइंदों का। अच्छा जी, अब हमने जाना था अमेरिका की तरफ और अमेरिका में जो मामला हुआ है वो हुआ है ट्रंप साहब के साथ। बिल्कुल। अच्छा जी, अब ट्रंप साहब जो है उनकी होने लगी है, मतलब होने का इम्कान रहा है गिरफ्तारी का। बेसिकली दुनिया में हर सियासतदान का एक अपना मिजाज होता है, अपना उसका एक तौर तरीका होता है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। बिल्कुल। और ट्रंप जो है वो ऐसे सियासतदान हैं जिनके मिजाज के हवाले से हम सब जानते हैं कि ये जो मिजाज है ट्रंप का वो जारहियत से भरपूर मिजाज है और वो किसी भी सियासी और कानूनी मुश्किल में जब वो फंस जाते हैं तो वो जैसे कि वो कहते हैं ना कि वो कहावत है, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि एक अच्छा हमला बेहतरीन दिफा होता है। तो वो कहते हैं जी हमला करो। उन्होंने इससे पहले कैपिटल हिल पर भी जो है वो हमला करवाया था लोगों से। अब कल उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया है, उसमें बड़ी जो है वो लोगों को उन्होंने दिफा किया कि जिन्होंने हमला किया था। अच्छा, 2016 में उससे पहले फौहश फिल्मों की एक अदाकारा जो है उनके साथ उनका एक सिलसिला था। उनका खातून का नाम जो था वो था मेरा ख्याल है कुछ स्टॉर्मी डैनियल्स। उनको खामोश रहने के लिए उन्होंने $1 लाख की रकम अदा की थी। अब उनका मामला एक ग्रैंड ज्यूरी के सामने, अगर ज्यूरी ने उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी तो ट्रंप पहले अमेरिकी सदर होंगे जिन पर फर्द जुर्म आयद होगी। और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ट्रुथ सोशल, उस पर कुछ दिन पहले कहा था कि उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जा रहा है और उसके बाद उन्होंने मुल्कगीर मुजाहिरों की कॉल दे दी थी। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जी खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदा खुसूसी अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। ये बताएं कि क्या होने लगा है ट्रंप के साथ। अच्छा, ये जो तस्वीरें हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं ये नाजरीन को बता दें कि ये AI के हवाले से जो है वो तस्वीरें हैं और ये AI में प्रोड्यूस हुई थी। एक्चुअली ट्रंप को गिरफ्तार नहीं किया, पता चले कि हमने वो चला दी हैं। ये भी मतलब ये बता दें लोगों को, ये हम बता दें कि ये AI में प्रोड्यूस हुई थी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किसी ने बना दी कि ट्रंप को अगर पकड़ा जाएगा तो मनाजिर क्या होंगे, तो वो मनाजिर ऐसे होंगे। जी खुर्रम साहब बताइए जी क्या हो रहा है सर। आपका बिल्कुल असेसमेंट बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हर दाविये पे जिस वक्त जो सूरत हाल बन रही है रिपब्लिकन पार्टी के लिए उसको लिया जा रहा है। खासतौर पर जो ट्रंप है उनका ये कहना है, साबिक सदर जो ट्रंप है उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। जो उनके स्टेटस क्वो के खिलाफ जो विद इन रिपब्लिकन पार्टी जो उन्होंने अपने ही जो स्टेटस क्वो है उसको चैलेंज किया, तो उसके नतीजे में अपनी पार्टी के अंदर ही उनको मुखालफत का सामना है। ये तो उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और दूसरी तरफ जो डेमोक्रेट पार्टी है उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है वो बुहरान पाया जा रहा है लीडरशिप के हवाले से। तो इस हवाले से कि यहाँ पे आप देखें महंगाई है इस वक्त डबल हो चुकी है।
अमेरिका की जो इस वक्त तारीख की सबसे ज़्यादा जो महंगाई है इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। इन हालात के अंदर जो स्मॉल बिजनेस है वो क्राइसिस में जा रहा है। अमेरिका की तारीख में जितना डॉलर छपा था उसका 40% पिछले 2-3 सालों में अमेरिका ने करेंसी छापी है अपने ही इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। तो उस हवाले से जो बेशक बेरोजगारी की सतह हो, महंगाई की सतह हो, फॉरेन पॉलिसी जो यूक्रेन के हवाले से हो, उस हवाले से जो डेमोक्रेट पार्टी है उसको चैलेंजेस का सामना है। उसी वजह से अभी तक जो साबिक सदर ट्रंप है वो गिरफ्तारी से इतनी गिरफ्तारी तक मामला कैसे पहुंच गया? महंगाई ट्रंप ने थोड़ी की थी, वो तो ये इस दौरे हुकूमत में हुई है ना, बाइडन के दौरे हुकूमत में महंगाई का सारा सिलसिला है। तो ट्रंप के हवाले से अगर हम आपसे पूछें कि किस चीज की वजह से खास तौर पर इसको ये डर है आपके इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो वो जरा बताएं, वो क्लैरिटी दें जरा। हाँ जी, मैं उसी तरह ही जा रहा था कि चूंकि डेमोक्रेट पार्टी के अंदर जो सदर बाइडन की पार्टी है उसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस हवाले से वो जो सदर ट्रंप है उनको लेवरेज मिल रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है उनके खिलाफ। तो ये जो बेशक वो पैसे देने का मामला हो जिसके साथ उन्होंने केस को रफा दफा करने की कोशिश की थी, वो जो एक्ट्रेस थी एक साबक, या वो जो मारवा अदालत जो उन्होंने सदर होते हुए जो एहतजाज करने की कोशिश की यहाँ पे वाशिंगटन में, उस हवाले से केस हो, तो एक 52 केसेस की एक लंबी लिस्ट है जो इस वक्त फेडरल कोर्ट न्यूयॉर्क के अंदर इस वक्त जो चल रहा है उसका मामला। तो उस हवाले से एक केस के ऊपर उनके ऊपर फर्द जुर्म अच्छा ये बताएं कि पैदा हो रही है। तो ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि कितना इम्कान है उनकी गिरफ्तारी का? गिरफ्तारी का इम्कान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका का जो स्टेटस है जिसके अंदर जैसे प्रेसिडेंट साबिक सदर जो थे बिल क्लिंटन, तो उनके खिलाफ भी काफी करीब पहुंच गया था गिरफ्तारी तक मामला, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था कि अमेरिका का जो वर्ल्ड जो लीडरशिप का जो पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अपना सुपर पावर का जो स्टेटस रखा हुआ है, तो उसको इसके काफी वो बड़ी जरब होगी क्योंकि अपना सदर ही गिरफ्तार हो गया, साबिक सदर गिरफ्तार हो गया। तो उस हवाले से जो यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ के जो डिसीजन मेकर्स हैं पेंटागन में और वाशिंगटन में, तो उनकी तरफ से काफी रेजिस्टेंस है कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए। ये किया जा रहा है जिसके बारे में वो काफी बेचैन है। अच्छा, अब ये जो डीप स्टेट के साथ इनका एक झगड़े की ये बात करते हैं ट्रम्प साहब कि जी मैं डीप स्टेट के अगेंस्ट हूं और इसीलिए डीप स्टेट मेरे खिलाफ है, तो डीप स्टेट को हम करेंगे तबाह। ये डीप स्टेट वहां की कौन है? जी बिल्कुल, जो डीप स्टेट जो जहाँ पे फैसले किए जाते हैं, खासतौर पे जो पेंटागन में जो फैसले होते हैं, जहाँ पे बैठ के फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, डोमेस्टिक पॉलिसी के हवाले से फैसले किए जाते हैं, तो ट्रंप का यही कहना है कि उन्होंने स्टेटस को चैलेंज किया था, उस वजह से उनको मुश्किलात आ रही हैं। तो उसी हवाले से और जो इस वक्त गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, उसकी वजह ही ये है कि वो जो इंटरनेशनल अमेरिका का स्टेचर है उसको बहाल रखने के लिए। लेकिन सदर ट्रंप को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो इट विल बी अ लॉन्ग फाइट, पॉलिटिकल फाइट, क्योंकि अमेरिका का जो सिस्टम है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अच्छा वकील रखते हैं, तो उस हवाले से एक लंबी फाइट होगी। उस फाइट के बाद कोई इम्कानात पैदा होंगे, लेकिन जैसे आपने कहा फर्ज जुर्म आयद होगा, तो फर्ज जुर्म आयद होने के लिए भी इनको 1 साल 2 रिक्वायर होगा। तो उस हवाले से उनका ये जो इस वक्त पॉलिटिकल जो जर्नी है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद के हवाले से बात हो रही थी, तो हम वो तस्वीरें दिखा सकते हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग पोप फ्रांसिस की और ट्रंप की जो है वो आई हुई थी। वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो तस्वीरें बनाई गई। पोप फ्रांसिस की तो आई के पफर जैकेट उन्होंने पहनी हुई है, तो लोगों ने वो शेयर कर दी, बड़े हैरान परेशान हो गए कि भाई ये तो इनका हुलिया ही डिफरेंट है। तो बाद में वो पता चला वो पहले रेडिट पे अपलोड हुई थी पोप फ्रांसिस की तस्वीरें, वो पफर जैकेट उन्होंने पहनी, ये देखें लोगों ने इसको शेयर कर लिया। बाद में फिर किसी ने बताया कि भाई ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनी हुई थी और बिल्कुल रियल लगती है, इनको डीप फेक्स कहते हैं आज। और फिर इसी तरह ट्रंप की भी आई हुई थी कुछ अर्सा पहले, उनको भी लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया और ये लोगों ने खबरें फैलानी शुरू कर दी कि जैसे ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया। फौरन लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। वो बाद में पता चला कि वो भी डीप फेक्स थी। अगर ट्रंप की गिरफ्तारी होती तो मनाजिर कुछ यूं होते। तो वो मजेदार चीज थी, वो उन्होंने फिर हमने कहा आपको भी बताएं और आपको भी दिखाएं। मजे आ रहे हैं भाई, लोगों के तस्वीरें बन रही है। बहरहाल वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे
वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। अब आपकी मुलाकात कराते हैं, एक बड़ी हमारी ख़ास मेहमान हैं। इन्होंने पाकिस्तान से तालीम हासिल की, ये तुर्की से आई हुई थी, तुर्की की शहरी थी ये। इन्होंने पाकिस्तान आकर तालीम हासिल की, फिर इनकी शादी हुई, इन्होंने उर्दू सीखी, इन्होंने पाकिस्तानी दोस्त बनाए और पूरा कल्चर अपने अंदर समो लिया। इसमें नॉर्मल बात है, इसमें क्या है, शादी हुई तो क्या शादी, आपने बस शादी ही सुनी ना। इनका मुद्दा जो है ना वो शादी के इर्द गिर्द घूमता है, इन्होंने उसी जगह पे आके अपना नहीं, तो इसमें नॉर्मल बात है ना, लोगों की शादियां होती हैं, इनकी शादी में क्या खास बात है, ये मुझे बताएं ना। ये तुर्की से आई थी पाकिस्तान पढ़ने, फिर इन्होंने यहाँ पर उर्दू सीखी, हाँ। फिर हमसे बेहतर उर्दू बोलती हैं, फिर उस दौरान इनकी शादी हुई, फिर इन्होंने पाकिस्तानी दोस्त बनाए। उससे पहले और आगे का क्यों नहीं आप देखते? मतलब क्या उनकी शादी पाकिस्तान में हुई, किसी पाकिस्तानी से हुई? पाकिस्तानी से हुई, हाँ हाँ, पाकिस्तानी से हुई। क्या बात कर रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तानी से शादी हुई। तुर्कन आते हमारे साथ मौजूद हैं और हैं तो ये ज्वाइन हमें अकेली करी है, लेकिन वी वुड हैव लव्ड कि अगर इनके हस्बैंड भी हमें ज्वाइन करते। अस्सलाम वालेकुम तुर्कन। सलाम, क्या हाल है आप सब लोग? बिल्कुल ठीक है जी, हम बड़े ज़बरदस्त खुश हैं। आपकी उर्दू का जो बोलने का जो तरीका है वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये आप ज़रा अपनी कहानी तो सुनाए हमें कि ये मामला है क्या। शिफा ने तो मुझे हैरान कर दिया है कि आप यहाँ आई, आपने पढ़ना शुरू किया, फिर आपने उर्दू सीखी, फिर आपने शादी कर ली, वगैरह वगैरह वगैरह। ज़रा समरी तो बताएं इसकी। अच्छा, मैं समरी बताती हूँ। पहली बार ना सारी लोग सोचती है कि मैंने मेरी हस्बैंड की वजह से मैंने उर्दू सीखा, ऐसे बिल्कुल बात नहीं है। तो इसकी पहले ही मेरी कहानी स्टार्ट हुई थी। 2014 में मैंने पाकिस्तान आई स्टडीज़ के लिए। मैंने स्टडीज़ लाहौर में किया, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो मैंने जब पाकिस्तान आई थी मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी और उर्दू भी नहीं आती थी। हमने 1 साल इंग्लिश क्लास ले लिया, उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। और जब मैंने 7th सेमेस्टर में आ गया तो मैं मेरे हस्बैंड से यूनिवर्सिटी में मिला, वो भी सेम यूनिवर्सिटी में है। वो BBA पढ़ती थी, मैं साइकोलॉजी पढ़ती थी। फिर बाद में ऐसे दोस्तों की गैदरिंग के साथ हमारी मुलाकात हो गया। मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गया, मैं तुर्की वापस गई, वो पाकिस्तान में रहा। फिर 1 साल की बात मैंने फैमिली को भी मान लिया इस बात में, तो मैंने पाकिस्तान वापस आई, शादी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी 2 साल हो गया। और यूनिवर्सिटी में आपको पता है तो सारी टीचर्स वगैरह उर्दू बोलती थी। मेरी दोस्त सारी गैदरिंग्स आपको पता है, वो रिक्शा वाला अंकल तक सारी उर्दू बोलती थी। फिर बाद में मैंने सोचा यार इंग्लिश में पाकिस्तान में कम नहीं चलेगा, मुझे तो उर्दू भी सीखना है। तो उसके बाद मैंने उर्दू भी सीखा। मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं लगा, 1 साल में तो मैंने उर्दू भी सीखा। हाँ, इतना मुश्किल इसलिए भी नहीं है कि तुर्किश जबान और उर्दू जबान जो है वो आपस में कुछ मिलती जुलती तो है, कजन्स भी हैं। बिल्कुल हाँ। तो वो मिलती जुलती है। ये बताएं तुर्कन कि मैं तुर्किश कहने वाली थी आपको, खैर वो तो तुर्किश तो है ही, लेकिन तुर्कन आते आपका नाम है पूरा। अच्छा, ये बताएं कि आपने अपने हस्बैंड से क्या क्या चीज़ें सीखी, कोई खाने पकाने सीखे उर्दू के अलावा, और आपके हस्बैंड ने आपसे क्या क्या चीज़ें सीखी? अच्छा, ये बताती हूँ। मैंने उर्दू सीखा, वो अभी 2 साल से तुर्की में, अभी तक उसको तुर्किश नहीं आती है, क्योंकि उसको पता है मुझे उर्दू आती है और उसका कोई भी काम होते है ना मैं कर लेती हूँ। इस काम में वो बहुत ज़्यादा लेजी हैं। और हमारे घर में ये नहीं होती है कि तुर्किश खाना मैं पकाती हूँ, पाकिस्तानी वो पकाती हैं, क्योंकि वीकली 3 दफ़ा वो पाकिस्तानी पकाते, फिर मैं तुर्किश पकाती हूँ। मुझे तो नया नया रोटी बनाना सीख लिया मैंने, और बिरयानी वगैरह चिकन कढ़ाई में नहीं बना सकती, शायद मेरी हाथ इसमें यूज़फुल नहीं है। और आधा आधा हम काम कर रही है दोनों। अच्छा, आज ये बड़ी अच्छी बात है, आधा आधा काम कर रहे हैं। हाँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप पहले ही खाने पर आ गई, आपको जो है वो, मैं शादी को पकड़ लेता हूँ, आप खाने को पकड़ लेती हैं। तो सीखने को पकड़ा था वैसे मैंने तो, कि क्या छोड़ दें, रहने दें आप। मैं जो उनसे बात करना चाह रहा हूँ वो अहम बात है। देखिए तुर्कन, ये बताएं, आप पढ़ रही थी साइकोलॉजी, तो इसका मतलब है आपने लड़कों की साइकोलॉजी समझ ली होगी। और जब आपकी मुलाकात हुई अपने शौहर से, आपको क्या पसंद क्या आया पाकिस्तानी लड़कों में, क्या आपको अच्छी बात लगी? अच्छा, मैं ऑनेस्टली ये बताती हूँ। जब मेरी अम्मी ना मुझे एयरपोर्ट में छोड़े 2014 में, ये कितनी साल की बात, अम्मी ने मुझे एयरपोर्ट में ये कहा था, बेटी देखिए मैं आपको ना पढ़ाई के लिए भेजती हूँ,
मुझे ना वापसी में कोई पाकिस्तानी दामाद ना लेके आ जाए, क्योंकि मेरी अम्मी ना बहुत ज्यादा कल्चरल है। वो कह रही कि अच्छा हम अपनी जुबान से, ठीक है। अपने कल्चर से सही है, सही है, किसी से cultural। शादी करेंगे। जब एंड तक मैं ठीक था एक्चुअली ना, उस टाइम तक मुझे कोई भी पाकिस्तानी लड़का ना अट्रैक्टिव लड़का ना मेरी ना इमोशनल किसी से ना अटैचमेंट हो गया। जब मैं मेरे हस्बैंड देखा, मैंने कहा अच्छा यार ठीक है, मैं इससे शादी करूंगी, क्योंकि पहले देखने में मुझे पता चल गया और वो बहुत डिफरेंट है, नॉर्मल पाकिस्तानी लड़का की जैसे नहीं है। वो बहुत इमोशनल है और बहुत अच्छा है। मुझे तो अच्छा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या पता लेकिन पहले देखने में मुझे पता चल गया यार, क्योंकि अच्छी बात है, आपको अच्छा मिल गया। पहले देखने में कुछ फीलिंग्स आती हैं और नॉर्मल बंदों में देखने में अलग फीलिंग्स आती है। उसको देखने में मुझे वाकई अलग फीलिंग्स मिली थी। अच्छा, नहीं तो ये बात कैसे आगे बढ़ी थी, प्रपोज किसने किया था, थोड़ा सा वो रिश्ते तक कैसे असल, पहुंची थी ये हाँ सारी रिश्ते कहानी? तक बात कैसे पहुंची? अच्छा ये बताती हूँ, अगर मेरी फॉलोवर्स ये वीडियोस देखती है, मैं ज़्यादातर यूट्यूब में ना हस्बैंड की बारे में बात करती हूँ। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है और बहुत सीधी बंदा है सॉरी। अच्छा। और उसका रोमांटिक भी नहीं है बाय द वे। उसको हमने जब बात करना, हमने 2 महीना एज ए दोस्तों की गैदरिंग में बात किया। जब 2 महीने की बाद उसने आगे मुझे बात कर लिया। हमारे ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की सीन बिल्कुल नहीं हुआ। जब हमने बात करना स्टार्ट किया 1 महीना की बाद उसने मेरी ना फौरन से अपनी फैमिली से मिलाया। फिर बाद में मैं उसको मेरी फैमिली से मिलाया, क्योंकि उसने मुझे कहा था मुझे ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की टाइम और चीज़ें नहीं है, अगर बात करनी तो शादी के लिए बात कर लेती हैं। हमारे ऐसे सही है। वो Very good. टाइम से नहीं गुजर हमने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, हमने तो आप उनके डायरेक्ट शादी पेरेंट्स से के कहाँ मिली, कब? इधर पाकिस्तान में? पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में। अच्छा, और हम वो आपके यूनिवर्सिटी पेरेंट्स चले से फिर हाँ, कब मिले? और आपकी अम्मी ने क्या कहा, वो तो टेंशन में आ गई होंगी। एक्चुअली मैं जब मेरी फैमिली को बताया, मेरी अम्मी ने इजाज़त नहीं दिया। 1 साल मेरी अम्मी ने इजाज़त नहीं दिया। अम्मी ने बाद में ये मुझे कहा, 1 साल की बात अम्मी ने मुझे कहा, उसको शायद अम्मी को पता चल गया मैंने नहीं छोड़ना। अम्मी ने कहा मैं आपको ऑलरेडी 7 साल भेजा, आपने नहीं आया तुर्की वापस। अगर आपने शादी कर लेंगी तो फिर आपने दोबारा पाकिस्तान जाना है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। उसने कहा अब उसको कहते हो अगर वो आके तुर्की में रहेगा तो फिर मैं इजाज़त दूंगी आप लोगों की शादी में, अगर नहीं रहेगा सॉरी मैंने इजाज़त नहीं अच्छा। देना। सही है। उसके बाद उसने सब कुछ छोड़ के तुर्की आ गया। Very good. क्या बात है। ये तो थी आप लोग मोहब्बत। तुर्की में दोनों वाह। करते क्या हैं, मतलब जॉब वगैरह क्या करते हैं वो और आप? He's टेनिस कोच एंड और मेरी उसकी प्राइवेट क्लासेस भी देती हैं एक क्लब में। और सेकेंडली मेरी सारी यूट्यूब चैनल की Very good. एडिटिंग और मैनेजर सारी वो करते हैं। लाइक ही इज माय एवरीथिंग। सारी पीछे से मैं वीडियो के सामने आती हूँ और वीडियोस की बारे में और चैनल की बारे में सारी चीज़ें वो संभालती है, क्योंकि हमने दोनों साथ साथ स्टार्ट Very किया good. था। बात है, जब तो आपकी वीडियोस के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, वीडियोस में आपका कंटेंट क्या होता है, किस तरह का होता है? मैंने यूट्यूब वीडियो स्टार्ट किया था कोरोना की टाइम पे, क्योंकि सब लोग घर पे थे और मैं भी नया पाकिस्तान से आई थी। मुझे तुर्की में एडजस्टमेंट नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी जब मैं आई थी पाकिस्तान 18 साल थी और 25 ईयर्स ओल्ड तक मैं पाकिस्तान में रुका। लाइक मेरी सारी दोस्ती वगैरह पाकिस्तान में बन गया। फिर मेरी ना तुर्की में वो इतनी अच्छी ना दोस्ती ना मैं फैमिली के साथ थी, मैं कोई और शहर में काम करती थी। फिर बाद में मैं मेरे हस्बैंड से शेयर किया, मैंने कहा बस मैंने यूट्यूब चैनल ओपन करनी है, आपने मुझे हेल्प करनी है या नहीं। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया 0 से, पहले तुर्किश क्लासेस देना स्टार्ट किया उर्दू में। उसके बाद मेरे एक वीडियो वायरल हो गया, वो वीडियो भी वाई आई स्टडी इन पाकिस्तान। उस वीडियो के बाद आपको पता है तुर्की में एक ड्रामा मशहूर हो गया एरतुगरुल गाजी। ज़्यादातर सारी पाकिस्तानी को ना जी, तुर्की बिल्कुल। का एक हक मिल गया।
लाइक तुर्की कैसा है, हम तुर्की जाना चाहते हैं, तुर्किश लैंग्वेज सीखना चाहती हैं और स्टूडेंट्स तुर्की आना स्टार्ट कर दिया। तुर्की एक पॉपुलर कंट्री बन गया पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी के लिए। और उस टाइम भी, कोरोना के टाइम में भी मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जाके करती थी और उसकी वीडियोस बनाती थी। लाइक जब पाकिस्तान आती हूँ, पाकिस्तान में वीडियोस बनाते, तुर्की सबटाइटल लगा के तुर्किश लोग देखती हैं और तुर्की में बनाती हूँ पाकिस्तानी, और किसको उर्दू और हिंदी आती हैं वो लोग देखती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो व्लॉगिंग में हम चलती हैं और ऐसे ही हमने इंफॉर्मेशनल, ज़्यादातर इंफॉर्मेशनल वीडियोस देती हूँ। अगर इस सिटी में आना है, कितना पैसा खर्च करनी है, क्या करना है, कहाँ पे रुकना है, इट्स काइंड ऑफ प्रॉपर व्लॉग बनाती है अभी हम। अच्छा, बेसिकली गाइडलाइंस आप देती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। जबरदस्त भाई, बड़ा काम आप कर रही हैं। और अब आप जरा बता दें कि खाने वाने में क्या पसंद आया पाकिस्तान में, क्योंकि आपने तो बड़ा टाइम गुजारा, मतलब 18 से 25 साल तक आप पाकिस्तान में रही, तो क्या क्या खाया, कौन से आपके फेवरेट डिशेस थी? तो पहली बार तुर्किश में हम बहुत फीकी खाना खाते हैं। हमारी मसाला की कॉन्सेप्ट नहीं है तुर्की में, ब्लैक पेपर और रेड चिली दोनों। उसके अलावा हम ना मसाला यूज नहीं करते, इवन करती भी हैं वो बहुत लाइट होती है। जब पहली दिन मैंने कराची पहुंच गया, जब कराची के दरवाज़ा एयरपोर्ट में ओपन हो गया, उस टाइम नवंबर थी, इतनी गर्मी, मुझे इतनी पसीना आ गया। मैंने उसी नाइट एयरपोर्ट से निकलने से पहले अम्मी को कॉल किया। मैंने कहा अम्मी मेरे टिकट वापस दो, मैं तुर्की आना चाहती हूँ। लाइक 5 घंटे भी नहीं हुई थी। मैंने गर्मी देख के मुझे इतनी डर आ गया, मैंने कहा यार इस गर्मी में मैं नहीं रुक सकती हूँ। और अम्मी ने कहा आपने हमारे साथ बहुत जिद किया, मैं सॉरी हूँ, आपने यूनिवर्सिटी ख़त्म करके ही इधर वापस आना है। अगर अम्मी ने उस टाइम मेरी टिकट लेना था, मैंने उसी नाइट वापस जाना था। फिर अम्मी ने कहा नहीं सॉरी आप नहीं आ सकते, तो सॉरी मजबूरी से मैंने रुका। जब मैं लाहौर आ गए थोड़ी और सुकून मिल गया, थोड़ी और ग्रीनरी थी। लेकिन खाना, 1 साल मेरी एग्जाम थी, लाइक ना खा सकती थी बिना बिरयानी, ना शवारमा, कुछ भी, इतनी स्पाइसी। हमारी लाइक 1 वीक के बाद हम हॉस्पिटल जाती थी, ड्रिप लेती थी, क्योंकि हमारी पेट एक्सेप्ट नहीं करती थी इतनी मसाला वाला खाना। 1 साल के बाद थोड़ी थोड़ी आराम से खा के अभी मेरी फेवरेट खाना है दाल चावल और उसके बाद गोलगप्पा, ये दोनों। अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात है जी, जबरदस्त जी। एंजॉय किया आपने वैसे पाकिस्तान में, और हमने भी बड़ा गुफ्तगू को एंजॉय किया आपके साथ। और हमारी दुआ ये है कि आपकी और आपके शौहर की बड़ी अच्छी जिंदगी, आगे के लिए भी बड़ी दुआएं हैं हमारी, कामयाबियों के साथ। और इसी पाकिस्तान और तुर्की की जो है वो प्यार मोहब्बत इसी तुर्क दोस्ती जिंदाबाद, जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद। और बता दें सारी तुर्की की लड़कियों को कि पाकिस्तान के लड़के बड़े अच्छे होते हैं, सुबह 9 बजे आते हैं टीवी पे भी। नाज़रीन थैंक यू, और शुक्रिया अदा करेंगे तुर्क नाते का। और वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब आपको लेकर चलते हैं एक फूड स्ट्रीट की तरफ, इस्लामाबाद की और पिंडी की बड़ी मशहूर फूड स्ट्रीट है ये, करतारपुर फूड स्ट्रीट। और इसमें रमज़ान में क्या क्या हो रहा है ज़रा आपको दिखाते हैं, आइए जी। रावलपिंडी इंतजामिया ने होटल एसोसिएशन के ताउन से बनी करतारपुरा को रमजान मुबारक के लिए फूड स्ट्रीट में तब्दील कर दिया। मेहमान खसूसी कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने फीता काटकर फूड स्ट्रीट का इफ्तिताह किया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का कहना था कि फूड स्ट्रीट में रिवायती पकवान देखकर खुशी हुई। उम्मीद है शहरी रमजान मुबारक में खूब इंजॉय करेंगे। हमारी जो रावलपिंडी कारपोरेशन है उसको भी मैंने मजीद कहा है कि इस बाज़ार को और खूबसूरत करने के लिए लाइटिंग, सफाई और बाकी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको किया जाए। इसकी एक और ये खूबसूरती भी है कि यहाँ मुकामी ताजरों ने आपस में मिलकर ये तय किया हुआ है कि इसके दोनों साइडों पे गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया जाता है। तकरीब में होटल एसोसिएशन, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर और दीगर ताजरों ने भी शिरकत की। होटल एसोसिएशन के सदर फारूक चौधरी ने फूड स्ट्रीट के स्टॉल्स पर लगे खानों में डिस्काउंट का भी ऐलान किया। इस दफा हमने रेट्स भी कम किए हैं
हालांकि महंगाई है, रमज़ान अल मुबारक की आमद पे ही सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, लेकिन हम रेस्टोरेंट ने हर चीज़ का रेट कम कर दिया है। सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स साकब रफीक का कहना था कि तारीखी करतारपुरा में फूड स्ट्रीट की बेहतरी के लिए बाजार इंतजामिया से तजावीज ली गई हैं। करतारपुरा फूड स्ट्रीट में निहारी, पाए, कीमा, फ्राई गोश्त, दही, लस्सी, स्पेशल कुलचे, रोगनी नान, चाय व दीगर पकवानों का बंदोबस्त किया गया है। कैमरामैन अमजद अब्बासी के साथ साजिद शेख, 92 न्यूज़, रावलपिंडी। जी, करतारपुरा फूड स्ट्रीट रावलपिंडी की, और बड़ा लोग यहाँ पर जाते हैं, बड़ा रश होता है, बड़ी रौनक होती है। मैं भी जाऊँगा, सोच रहा हूँ मैं अभी जाके एक चक्कर लगाऊँ। नाजरीन चले, एक तरफ तो ये फूड स्ट्रीट है, दूसरी तरफ फूड के लिए है लाइनें, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल एक्शन में नज़र आ रहे हैं आपको। और मुल्तान का भी उन्होंने दौरा किया, आटे की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हवाले से इंतजाम का उन्होंने जायज़ा लिया। ये देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इतवार को मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन्स के दौरे किए और मुफ्त आटा तकसीम पॉइंट्स पर आटे की फराहमी के इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने आटा लेने आए शहरियों से मुश्किलात पूछी और मौके पर ही इंतजामिया को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने आटे के मयार के हवाले से भी शहरियों से राय ली। वज़ीर आज़म इससे पहले बहावलपुर पहुंचे और रिंग स्टेडियम में बुजुर्ग शहरियों से खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने फ्री मेडिकल कैंप का दौरा भी किया। बहावलपुर दौरे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्तान मैना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कायम आटा पॉइंट का दौरा किया। अवामी शिकायत पर इंतजामिया को अजाले की हिदायत जारी की। खुसूसी अफराद ने मुफ्त आटा फराहमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का इस मौके पर इंतजामिया को कहना था, मुफ्त आटा सेंटर्स पर बुजुर्ग, माजूर, कमज़ोर अफराद और ख़वातीन का खास ख्याल रखा जाए। ये थे जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, और फुल एक्शन में नज़र आ रहे हैं आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए। लेकिन वो एक्शन बस शहबाज शरीफ साहब के साथ ख़त्म ना हो जाए। जब वो यहाँ से दौरा करके अगली डेस्टिनेशन पे जाएं तो पीछे वाला एक्शन ना ख़त्म हो जाए। इसी तरह एक्शन बरकरार रहना चाहिए। लोगों को हमने फैसिलिटेट करना है, लोगों की तज़लील नहीं करनी और लोगों के लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफा नहीं करना। तो हुकाम से भी यही हमारी अपील है कि जो लोग आ रहे हैं उनको ज़रा खैर खैरियत से, तरीके से, तसल्ली से और इज़्ज़त के साथ ये राशन जो है दिया जाए। शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है उसका एक इनिशिएटिव तो लिया है, लेकिन उसके बाद अब बाकी काम जो है वो इंतज़ामिया के हाथों में। अच्छा, एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं पाकिस्तान बमुकाबला अफ़गानिस्तान क्रिकेट सीरीज़। कल दूसरा मैच था और दूसरे मैच में भी पाकिस्तान को हुई शिकस्त और तारीख़ी कामयाबी हासिल की अफ़गानिस्तान ने। जो पहला मैच था उसमें तारीख़ी कामयाबी थी क्योंकि पहली मरतबा पाकिस्तान को T20 में अफ़गानिस्तान ने हराया था, और दूसरे मैच में सीरीज़ जीत ली उन्होंने। सो दिस इज़ अ रिकॉर्ड, दिस इज़ हिस्ट्री क्रिएटेड इन शारजा। और ये हुआ क्या है पाकिस्तानी टीम के साथ, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब हसन रज़ा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं हसन साहब। ये बताइए कि ये जो हुआ है ये हमारी तरफ से, हमारी टीम की कोताही की वजह से हुआ है या उनकी टीम स्ट्रॉन्ग ही बहुत थी? देखें, एक तो जब लास्ट टाइम PSL शुरू हुआ है, आपने देखा होगा PSL में खूब चौके छक्के लग रहे थे, और PSL का रिकॉर्ड भी रहा है 424 रन जो है वो 20 ओवर्स के मैचेस में बन रहे हैं। एक मैचेस में मीन्स के 40 ओवर में 424 रन बन रहे हैं। और हम जब यहाँ पर खेल रहे हैं तो चौके छक्कों की बारिश हो रही है, बैटिंग पैराडाइज पिचेस हैं। मगर हम हमेशा बात करते हैं कि जब हम आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री कहीं जाके खेलते हैं क्रिकेट, तो वहाँ पर मुश्किल का सामना हमें होता है, और वो नजर आया। अफगानिस्तान जैसी टीम जो उनकी होम सीरीज खिलाती है वहाँ पर दुबई में, और क्वालिफाइंग राउंड वो खेलती रही ICC की तरफ से, वहाँ पर काफी अच्छे से मुकीम है वो प्लेयर लोकल जो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर हमें एक्सपोज होती नजर आई पाकिस्तान की बैटिंग लाइन भी, और बॉलिंग लाइन में इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। आप देखें कि अम्माज हुसैन जैसे प्लेयर्स हैं, एज ए ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है और बैटिंग ऑलराउंडर दफा रूप में आए, और ऐसे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो बाकी प्लेयर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो बैटिंग भी कर रहे थे, और उन्होंने 50 भी स्कोर करी, और थ्रू आउट अभी से नहीं, जब वो पाकिस्तान टीम में कम बैक करने की कोशिश करते जब से कर रहे हैं। तो ये मुश्किलात पाकिस्तान टीम में रहती हैं, और आगे भी वर्ल्ड कप आ रहा है, और आपको ऐसी सिचुएशन में खेलना चाहिए। आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अभी तक 3-4 साल हो गए, हमने कोई रुकना नहीं है मिडिल ऑर्डर में बैटिंग में कि कोई बैटिंग कर सके। आप कहते हैं कि स्ट्राइक रेट कम हो गया है प्लेयर का, बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है दुनिया के, लोग कहते हैं कि स्ट्राइक रेट कम है उनका। तो T20 में एक प्लेयर ऐसा होता है, 2 प्लेयर्स जो मिडिल में मैच को लेकर चलते हैं, और जरूरी नहीं है कि एक मार धाड़ी होनी चाहिए जिसकी वजह से आप 192 रन कर रहे हैं, उसके बाद 130 रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर यकीनन बाबर आजम बैठे रहे, रिजवान बैठे होंगे, तो वही मैचेस भी देख रहे होंगे
और उससे लुत्फानंदोज हो रहूंगा कि आप बताएं मन हो रहा है। अच्छा, ये तो हमारा प्लान ये था ना कि हम इन यंगस्टर्स को लेकर जाएं, और जब रिजर्व जब ये यंगस्टर्स जाएंगे वहाँ पर तो ऐसा होने की कुछ उम्मीद तो थी, क्योंकि ज़ाहिर है अफगानिस्तान एक स्ट्रॉन्ग टीम है। तो यंग जब लड़के जाते हैं और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलते हैं तो उनसे आप इतना तो आप उनको मार्जिन दें ना कि ठीक है, होता है, हार जीत होती रहती है। देखिए मार्जिन तो होता है, मगर आप इंग्लैंड की टीम यहाँ पाकिस्तान में आई थी, एक दिन में वो 500 रन कर दी, उसने टेस्ट मैचेस में हिस्ट्री क्रिएट कर दी, रिकॉर्ड्स कर दी। तो जितने रिकॉर्ड्स पाकिस्तान ने क्रिकेट में अपने बनाए हुए थे पिछले 17 साल में, वो रिकॉर्ड्स जो है छिपते जा रहे हैं पाकिस्तान से। और अगर आप बात करें 17 साल पहले 2005 और 6 में इंग्लैंड की सीरीज आई जिसमें हम खुद भी शामिल थे, और वहाँ पर इंग्लैंड को हमने टेस्ट मैच हराया था मुल्तान में। आज 17 साल बाद इंग्लैंड टेस्ट मैच भी जीत के चले गई हमसे, सीरीज में टेस्ट सीरीज जीत के चले गई। ऑस्ट्रेलिया आई, उसके बाद वो भी टेस्ट मैचेस रिकॉर्ड करके चले गई। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, हम न सिर्फ सीनियर जूनियर्स खेलते हैं प्लेयर्स, पाकिस्तान में भी खेले हैं पास में सीनियर जूनियर्स, मगर उसमें सीनियर जूनियर में कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है आपको कि बॉलिंग में क्या कॉम्बिनेशन होना है, बैटिंग में क्या होना है। और आप टेस्ट मैच का प्लेयर जो है वनडे में खिला देते हैं, वनडे का प्लेयर फिर टेस्ट में खिला रहे हैं। अब्दुल्ला शफी अगर परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, PSL में एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले हैं, तो जाहिर पता है टेस्ट मैचेस में वो सिलेक्ट होकर आए हैं, टेस्ट के बेहतरीन बैट्समैन है। आप फिर मौका उनको T20 में दोबारा दे रहे हैं साजने के लिए। तो पाकिस्तान में 22 करोड़ की आवाम में इतनी PSL होती है, इतनी क्रिकेट लीग हो रही है, इतनी जगह क्रिकेट हो रही है, आप उन यंग प्लेयरों को मौका दें कि जो पाकिस्तान के लिए 2-3 साल इम्प्रूव करके फिर पाकिस्तान की बड़ी टीम में जाके खेलें और कंसिस्टेंट खेलें। अगर प्लेयर ऐसे 1-2 इनिंग्स में खराब होगी प्लेयरों की। अच्छा, ये आप वैसे गारंटी मतलब एक तरह से फुल एतमाद के साथ कह सकते हैं कि अगर वो जो बड़े पुराने प्लेयर्स हैं उनको ले जाते तो अफगानिस्तान पाकिस्तान टीम का ये हाल ना करता, मतलब आपको ये पुराने भी ना लेके जाए, मगर थोड़ा सा सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन हो। रिजवान जैसे हैं उनको चांस देना चाहिए, एक सीनियर रखे हैं बीच में। और अगर जहाँ देखिए आप 92 रन किए उन्हें पे 130 रन किए हैं। अफगानिस्तान के गुरबाज जैसे प्लेयर हैं, नवीन फास्ट बॉलर हैं, आप नबी को देखें वो खेल रहे हैं, उनकी ऑलमोस्ट 2-3 लड़के हम चेंज करते हैं, आप एकदम से पूरी टीम का स्लॉट चेंज नहीं करते। और ये रिकॉर्ड फिर देखें अफगानिस्तान के पास चला गया है कि वही टीम जो है आज पाकिस्तान में यहाँ पर आई है, और नबी भी काफी पुराने हैं, तो वो ये आपने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। ये रिकॉर्ड बड़ी मुश्किल से बनता है पाकिस्तान के लिए, जो 17 साल में इतने सारे रिकॉर्ड ब्रेक्स हो रहे हैं, तो ये अभी जाने रिकॉर्ड सारे जो है पाकिस्तान। अच्छा, अब एक रिकॉर्ड और भी है जो आपका रिकॉर्ड है, यूं कहिए कि यंगेस्ट डेब्यू का। अब जो यंगेस्ट डेब्यू आपने जब किया था, और आज भी जाहिर है ये सारे जो यंग लड़के खेल रहे हैं, मैं ज़रा माइंडसेट समझना चाह रहा हूँ कि एक आप जब गए होंगे उस वक्त 15 साल की उम्र में आप डेब्यू कर रहे हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, यहाँ पर भी ये सारे यंग लड़के, वो माइंड में क्या चल रहा होता है और क्या प्रेशर सस्टेन करना कितना मुश्किल होता है? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यंगेस्ट टेस्ट प्लेयर और दुनिया का रिकॉर्ड हो गया कि 14 साल में जब मैंने टेस्ट मैच खेला था उस टाइम लेजेंडरी कैप्टन थे सारे, वसीम अकरम और जैसे कैप्टन थे, 14 साल कैप्टन भी करते हैं पाकिस्तान की। मेरे माइंड में ये था कि पहला टेस्ट मैं खेला हूँ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, जब मैं खेलूंगा तो परफॉर्म करूँ। ये ना हो कि परफॉर्म में इस टीम में स्लॉट में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं कि मैं बाहर हो जाऊँ, अपनी जगह बनाऊँ किसी तरह से। और जब मैंने थोड़ा परफॉर्म किया तो उसके बाद फिर 1-2 इनिंग्स मेरी खराब हुई हैं, 4 साल पाकिस्तान टीम से मैं ड्रॉप हो गया हूँ। फिर उसके बाद नजर नहीं आया, फिर डोमेस्टिक में खेलता रहा, फिर लोगों ने पूछा कहाँ चला गया लड़का। तो इतना ऐसे लड़के जितने तेजी से आते हैं उतनी तेजी से गुम भी हो जाते हैं फिर, तो ये प्रॉब्लम है सारी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब अब्दुल्ला शफीक की आपने बात की, 4 मैचेस में सिफर से दोस्ती अच्छा, सिफर से दोस्ती हुई। अच्छा, उधर अगर मैं इंडिया की बात करूं, वहाँ सूर्या कुमार यादव ने जो है वो गोल्डन डक लिए 3 मैचेस में, तो ये सिचुएशन तो सिमिलर है एक तरीके से, लेकिन सूर्या कुमार यादव को हमने देखा है वो कितना बड़ा प्लेयर है वो। तो अब्दुल्ला के साथ है क्या मसला, क्या और कैसे वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके ठीक किया जा सकता है? देखिए वो ठीक तो यहाँ पाकिस्तान में नहीं होते, खेल खेल के ठीक हो जाते हैं ऑलमोस्ट। चाहे आप फॉरेन कंट्री से कोच ले लें या पाकिस्तान के कोच ले लें, जिस तरह से हमारे यहाँ चीजें चल रही होती हैं। मगर अब्दुल्ला शफीक टेक्निकल प्लेयर, टेस्ट बैट्समैन है, वो सिर्फ डिफेंस करना जानते हैं नए बॉल पे। आप देखें नेक्स्ट टाइम की आती बॉल होती है ऑन और पैटर्न के लगा LBW में, तो उनमें वो मोमेंट नहीं है जो T20 में होती है। T20 का अलग प्लेयर होता है, और पाकिस्तान के बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि T20 का फॉर्मेट अलग है, 50 ओवर का गेम का अलग प्लेयर होता है, और टेस्ट मैच का अलग होता है। हम अब तक देखें टेस्टिंग यही करे जा रहे हैं पिछले 3-4 साल से कि टेस्ट मैच में शान मसूद जैसे प्लेयर्स टेस्ट मैच में वो T20 में खेल रहे हैं। ठीक है, T20 के बाद फिर टेस्ट मैच में अब्दुल्ला शफी हैं, टेस्ट मैच की बेहतरीन प्लेयर हुए, 250 बॉलें खेलते हैं टेस्ट मैच में, वो सेंचुरी करते हैं जाके, आप उनको T20 खिला देते हैं। इसके बाद सैम अयूब जैसे यंग प्लेयर आए हैं, ये इनके लिए चांसेस है कि ये परफॉर्म करें यहाँ पर। फिर हम आजम खान की बात कर लेते हैं,
कि आजम खान खेल तो रहे हैं वहाँ पर, और जिस तरह से पाकिस्तान टीम में आए हैं, वो पाकिस्तान टीम में खेलना एक अलग चीज होती है और आपको फ्रेंचाइज की तरफ से खेलना अलग चीज होती है। तो हम फिर कंपेयर करते हैं दुनिया में कि सूर्य कुमार यादव अभी कुछ ना बना सके, पहले मैच में 0, दूसरे मैच में सिंगल। लेकिन जहाँ पर मुश्किल पिच आएगी तो वहाँ पर स्ट्रगल होगा, क्योंकि हमारे प्लेयरों को जो है वो सिर्फ ये सिखाया जा रहा है T20 में कि वो चौके और छक्के मारे हैं, इसके अलावा बॉल को रोकना नहीं है आपने। तो जो प्लेयर अगर बॉल को रोकना नहीं जानता है, तो ऐसी पिचेस पे जहाँ शारजा की पिचेस हो गई, जहाँ स्पिन हो रहा है, राजस्थान जैसे बॉलर स्पिन कर रहे हैं और दूसरे दीगर ऐसे बॉलर हैं, मुजीब जैसे बॉलर हैं, कैरम बॉल करते हैं, तो वहाँ पर इन बैट्समैनों को स्ट्रगल होगी, हमेशा रहेगी, अभी से नहीं रहेगी, क्योंकि इनका डिफेंस अच्छा नहीं है। आप थोड़ा सा एक टाइम पे होता है T20 में एक बॉलर को रिस्पेक्ट देते हैं, उसके बाद फिर उसको चौके छक्के मारते हैं, मगर हमारे यहाँ T20 फॉर्मेट में किसी ने इन लोगों के प्लेयर्स को बताया ही नहीं है कि आपने थोड़ा सीधा भी खेलना है स्ट्रेट बैट से और थोड़ी रिस्पेक्ट देनी है 2 ओवर में, फिर उसके बाद आप स्ट्राइक रोटेट करें। तो वर्ल्ड क्लास के जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं दुनिया में, कैरन पॉलर, टिम डेविड, जितने भी बड़े, पहले आप देखेंगे वो रोकते हैं 2 बॉलें, 2-4 रोक के उसके बाद रीड करते हैं बॉलर को, फिर वो अटैक करते हैं, 5 बॉलों में 5 ही छक्के मारते हैं, 2 बॉलों में 2 छक्के मारते हैं। बिल्कुल, तो ये क्रिकेटिंग चीज होती है और इसमें ऐसा ही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कल जो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ, किस तरीके से साउथ अफ्रीका ने एक बड़ा तरीन टारगेट जो है वो रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 438 उन्होंने बनाए थे और वनडे में उन्होंने सबसे ज़्यादा बड़ा चेज जो है उसको अचीव किया था, वो भी एक रिकॉर्ड। कल उन्होंने 259 बनाए और 7 बॉलों पहले उन्होंने वो मैच ख़त्म कर दिया। इतना कमाल उनकी टीम खेली साउथ अफ्रीका की। ये वो टीमें हैं जो कि स्टैंडर्ड सेट कर देती हैं जाकर कि देखो इस तरह खेला जाता है। कुछ हमें उनसे सबक सीखने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हम सीख सकते हैं। उनका भी वो क्विंटन डिकॉक जो है सेंचुरी मार रहा है 40 बॉलों पे, मार के बुरा हाल कर दिया। एक अजीम उन्होंने खिलाड़ी बनाए हुए हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। आज अब आखिरी मैच है तो देखते हैं कि हम वाइट वॉश होते हैं। अभी भी आपने देखना है। एक और हिस्ट्री क्रिएट होगी ना। 3-0 अगर हम हारेंगे तो ये हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कुछ ज़्यादा ही हिस्ट्री हो जाएगी। आप बिल्कुल तैयार है ये हिस्ट्री हजम करने के लिए। बस क्या करेंगे, तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। थैंक यू हसन रज़ा साहब। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। रमज़ानुल मुबारक अपनी जो पर्सनालिटीज़ हैं, अपनी जो शख्सियत है, उसके हवाले से जानने का और आगही का भी एक मामला होता है। और ये बात आमतौर पर हम सबको नज़र आती है कि हमारे अंदर एक यूँ कह लीजिए कि बेसब्री बढ़ गई है, इंटॉलरेंस हमारे माशरे में बढ़ गई है, हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं, जज्बातियत का शिकार हो गए, एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों है और कैसे इसको रोका जा सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट सैयदा तस्मीरा साहिबा मौजूद हैं जी, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तस्मीरा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया तस्मीरा साहिबा, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। और ये इशू इतना सीरियस है और इतना ज़्यादा इस पे बात करने की ज़रूरत है कि हमने भी सोचा कि रमज़ानुल मुबारक भी एक बेहतरीन है वक्त बात करने के लिए। हमारे माशरे में इंटॉलरेंस बढ़ने की क्या वजूहात आपको नज़र आती हैं? वक्त के साथ बढ़ गई है इंटॉलरेंस। अब हम टॉलरेंट बिल्कुल नहीं रहे हैं। वी आर डिफरेंट, हमारी अप्रोचेस डिफरेंट हैं, हमारे अक़ीदे भी डिफरेंट हैं, हमारी अप्रोचेस भी डिफरेंट हैं, हमारी पॉलिटिकल लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी डिफरेंट हैं। और उसको हम ना माने तो हमें उसे रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन वो इंटॉलरेंस इतनी बढ़ गई है कि माई वे और हाई वे, या तो आप एग्री कर जाएं या फिर आप फेस करेंगे हमारे किसी ऐसे बिहेवियर से जो कि ह्यूमन या पोलाइट बिहेवियर एक्चुअली नहीं है। तो यस, इसमें इंक्रीज बहुत ज़्यादा आया है, इम्पेशंस बहुत बढ़ गया है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ इसमें सोचता हूँ, क्या ये जो हमारी इंटॉलरेंस है ये हमारे रीजन का मसला है? मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये कोई रीजनल मसला है हमारा? रीजनल तो नहीं, इंटॉलरेंस अब आप देखेंगे थोड़ा एक ग्लोबल फिनोमेना है, लेकिन उसे एक्सप्रेस करने का तरीका रीजन टू रीजन डिफरेंट है। कोई ज़बान का इस्तेमाल कर रहा है, कोई हाथ का कर रहा है, कोई एम्यूनेशन का कर रहा है, लेकिन तरीके नेगेटिव ही हैं। जब हम डिसएग्री कर रहे हैं तो पोलाइट डिसएग्रीमेंट अब नहीं हो रही।
कोई ऐसा तरीका हो रहा है जिससे हम दूसरे को कोई दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो वाली नॉलेज हमें है कि इस हरकत से हम दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वो कर रहे हैं। तो क्या हमारा गोल फिर क्या रह गया कि दूसरे इंसान को कायल करना, अपना पर्सपेक्टिव दिखाना, या तकलीफ देना? व्हाट इज़ देन आवर इंटेंशन? अभी आपने जो हमारे गेस्ट की एक हवाला दिया, उनका इंटेंशन क्या था कि वो गेस्ट के हवाले से आए थे, दिल आज़ारी करते, कोई पॉइंट रेफरेंस के साथ वो करना चाह रहे थे, बैठ के डिबेट खोलना चाह रहे थे। व्हाट वाज इट? डिड ही नॉट नो दैट इट इज़ पेनफुल, एंड डिड ही नॉट नो कि वो किस हवाले से आए हैं? गेस्ट के हवाले से आए हैं, राइट? तो ये चीज़ें क्या हम जान के कर रहे हैं, प्रोवोक करने के लिए कर रहे हैं? हमारा एजेंडा उसके पीछे क्या है? तो ये सारी जो है ना नाजुक थॉट जो कि इंसान से जुड़ी हुई है, हैवान में ये नहीं है ना, इंसान से जुड़ी हुई है, वो इंसानियत ही ख़त्म होती चली जा रही है। ग्लोबली है, दोबारा भी ये कहूँगी, उसका एक्सप्रेशन मुख्तलिफ है। अच्छा, ये जो गेस्ट वाली बात आपने की, इसका भी ज़रा कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दिया। हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि जी हमारे साथ कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कभी कभी बिल्कुल जज्बाती हो जाते हैं और नाराज़ हो जाते हैं अगर आप उनसे अलग बात करें तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना कभी कभी हमें फेस करना पड़ता है। जी शिफा। अच्छा, एज ए नेशन क्या हम में इंटॉलरेंस और क्योस जो है, वो इस तरबियत जिसको हम कहेंगे, वो बढ़ती जा रही है? अच्छा शिफा, जो आपने ये बात की ना कि एज ए नेशन भी हम ऐसे हो गए, यही लोग उठा के जिनके हॉर्न पे हाथ है, राइट, आप इन्हें दूसरे मुल्क जहाँ लॉज इस हवाले से बड़े स्ट्रिक्ट हैं वहाँ डाल दें, वहाँ उनका हॉर्न पे हाथ नहीं होगा, ठीक है? वहाँ वो केयरफुल हो जाएंगे इन्हीं हरकतों को लेके। तो वो रैपर बाहर फेंक रहे हैं ना, तो वो यहाँ फेंक रहे हैं, वहाँ नहीं फेंक रहे। इसलिए क्योंकि आपने कुछ गुंजाइश दे दी। बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे घर मेहमान आई हैं, फिर भी मुझे आपके बाउंड्रीज सेट करने हैं कि मेरे घर के वैल्यूज़ के लिहाज से आपको चलना चाहिए, और मैं जब आपके घर मेहमान जाऊंगी तो फिर मैं अपने भी सेट करूंगी और आप जो सेट कर रही होंगी उसको ऑनर करूंगी। ये बाउंड्रीज हमारे यहाँ सेट नहीं हो रहे। हम जिसे कहते हैं ना, अपना मुल्क है या अपने लोग हैं या अपनी जगह है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। जहाँ वी आर नॉट अलाउड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड, वहाँ हम ठीक ही बिहेव कर सकते हैं। सो आई वुड से वी डू हैव द पोटेंशियल, बिल्कुल, लेकिन प्रैक्टिस में हमें चूंकि पता है कि यहाँ गुंजाइश है, तो वो हम गुंजाइश से ज़्यादा ही ले लेते हैं। फाइनली आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये कि ये जो इमोशनल रेगुलेशन है, ये क्या चीज़ होती है और कैसे हम इसको अपनी पर्सनैलिटी में ला सकते हैं? हमें दूसरे का पर्सपेक्टिव सुनना, समझना, उसे बर्दाश्त करना, पहले तो ये सीखना पड़ेगा, राइट? और इसको सीखने के लिए इमोशनल रेगुलेशन का आना बहुत ज़रूरी है। आप एक इमोशन के तहत मुझसे एक बात कर रहे हैं, मुझे वो आपको एक्सपोनेंशियली हाई करके नहीं लौटाना, बल्कि सेम उसमें भी नहीं लौटाना। मुझे अपना इमोशन रेगुलेट करना है कि जो आपने बात कही वो अनजस्ट है, शायद किस वजह से कही, आपका मूड, आपकी तालीम, आपका बैकग्राउंड, एवरीथिंग, आपका ज़र्फ, मैं क्यों उस पर रिएक्ट कर रही हूँ, यानी कि मेरे बेसिस फिर कहाँ है? आपने आराम से एक तरीके से या एक बात कह के मेरे बेसिस हिला दिए और मुझे उसी लेवल पे ले आए जिस लेवल पे आप हैं। सो इमोशनल रेगुलेशन टेल्स अस दैट आवर इमोशंस आर इन आवर कंट्रोल, नॉट इन द अदर पर्सनस कंट्रोल। अगर दूसरे के कंट्रोल में है तो वो तो चुटकी बजाते ही कोई ऐसी बात आराम से कह देता है जिस पे हम उखड़ जाते हैं। जैसे यहाँ हमारे यहाँ सर्टेन फाउल लैंग्वेज, कोई गालियाँ दी जाती हैं जिसके बाद सारे हत्थे से उखड़ जाते हैं। भाई क्यों? इमोशनल रेगुलेशन मेरे हाथ में होनी चाहिए, राह चलते किसी के भी हाथ में नहीं होनी चाहिए कि मुझे वो कोई भी आवाज़ कर दे और वो मुझे मेरे इमोशंस के बदतरीन एक्सपीरियंस पे ले आए। बिल्कुल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए बिल्कुल ठीक है, वाकई बड़ी अहम बात आपने की तस्मीरा साहिबा। और हमारे प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त ख़त्म हुआ है। वाकई बड़ी अहम बात थी कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।